गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत कम पॉपुलेशन है आज आपकी, बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है। गुड इवनिंग अश्लीषा, गुड इवनिंग यामिनी, गुड इवनिंग डॉक्टर तोशी, गुड इवनिंग विमल, गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग आशा, गुड इवनिंग जितेंद्र, गुड इवनिंग राम कुमार। ठीक है भाई। माइक्रोबायोलॉजी इसके बाद लेंगे जी हाँ, पहले आपका एपीपी एंड हो जाएगा, फिर हम माइक्रोबायोलॉजी की तरफ प्रोसीड करेंगे। गुड इवनिंग अंकित, गुड इवनिंग पल्लवी। ठीक है भाई, चलिए। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है बेसिकली आपकी एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग की क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग क्लास नंबर 1 से लेकर के क्लास नंबर 8 तक जो भी चीज़ों को पढ़ रखे हैं उसको यहाँ पर रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के साथ साथ यहाँ पर हम बहुत सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। टोटल अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूँ तो 70 नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं आज की इस क्लास में। क्यों भाई इतने ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासेस भी हैं। 8 क्लासेस में से 70 एमसीक्यूज को यहाँ पर ले करके आया गया है आपके सामने। ठीक है भाई। गुड इवनिंग एवरीवन। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि लास्ट टाइम जब डाउट सेशन मैंने लिया था, बहुत पहले की बात है, आई थिंक जुलाई की बात है, जब मैंने डाउट सेशन लिया था एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग का, उसके बाद वो चीज़ें वहीं पर रुक गई थी। फिर से हम शुरू करेंगे। जिन लोगों ने उस समय ज्वाइन किया था उन लोगों को मैं बोलता हूँ कि आप फिर से यहाँ पर आओ, उन चीज़ों को फिर से पढ़ो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको हम दोबारा से सॉल्व भी करेंगे। तो जिन लोगों ने पहला वाला सेशन देख रखा था, आपके लिए एक रिवीजन क्लास है, और बाकी जो नए बच्चे आए थे उनके लिए ये नई क्लास है। ठीक है भाई। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने 3 कॉलम बना हुआ है। यहाँ पर आपके सामने 3 कॉलम बना हुआ है। पहला कॉलम जो है वहां पर टाइप ऑफ मीट बता रहा है भाई, दूसरे कॉलम में आपको एनिमल बताना है, तीसरे कॉलम में आपको एज बताना है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहला कॉलम जो है यहाँ पर, सबसे पहला जो एनिमल है इट इज बीफ। बीफ के बारे में पहले तो आपको ये बताना है कि कौन से एनिमल के मीट को हम बीफ बोलते हैं। बताइए भाई। प्लग और जिबलेट्स में क्या डिफरेंस है? देखो, जो आपके जिबलेट्स होते हैं उसको मैंने बताया था ना कि यहाँ पर हम कुछ ही पर्टिकुलर ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनको कंज्यूम करने के लिए निकालते हैं। आगे चल के उसका क्वेश्चन आएगा, अभी उसका क्वेश्चन भी आएगा आगे चल के। आप थोड़ा सा वेट करना, वहां पर आ जाएगा। ठीक है भाई। प्लग केटल में जिबलेट, हाँ हाँ बिल्कुल। क्वेश्चंस आएंगे अभी आगे, वो क्वेश्चन भी आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कैटल, ठीक है। कैटल आप बोल रहे हो, ठीक है। हाँ, काउ या बुफेलो जिनको हम कैटल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका एनिमल क्या हो जाएगा भाई? एनिमल आपका हो जाएगा कैटल्स। तो जो कैटल्स होते हैं उनके मीट को हम क्या बोलते हैं? इनके मीट को हम बोलते हैं बीफ। बीफ की अगर मैं एज के बारे में बात करूं तो बिल्कुल सही बता रहे हो आप। 12 मंथ से ज्यादा के जो एज के आपके कैटल्स होते हैं उनको हम बीफ बोलते हैं। तो मोर देन 12 मंथ, क्लियर? 1 साल से ज्यादा के जो आपके एनिमल्स होते हैं, बेसिकली आपके कैटल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बीफ। अगला है आपका लैम। लैम, बताइए कि कौन सा पर्टिकुलरली यहां पर आपका एनिमल होता है जिसके मीट को हम लैम बोलते हैं? बिल्कुल। तो शीप के मीट को क्या बोला जाता है भाई? यहां पर लैम बोला जाता है। शीप के मीट को हम लोगों ने क्या बोल दिया? लैम बोल दिया। एज बता दो आप, एज कितनी होनी चाहिए लैम के लिए? किस एज का शीप होना चाहिए जिसको हम लोग कैरेकस करते हैं? किस एज का होना चाहिए? अंडर 1 ईयर। अंडर 1 ईयर, बिल्कुल सही बात है। लेस देन 1 ईयर्स ऑफ एज, क्लियर? तो लेस देन 1 ईयर्स ऑफ एज यानी लेस देन 12 मंथ्स। मटन की अगर मैं बात करूं तो मटन किस किस पर्टिकुलर एनिमल का मीट होता है? आप लोग बताओ। मटन गोट का मीट होता है। बाकी लोग बताइए भाई, क्या मटन गोट का मीट होता है? मटन किसके मीट को बोलते हैं हम? हाँ जी, मटन किसके मीट को बोला जाता है बताइए? मटन किसके मीट को बोलते हैं? शीप के मीट को बोलते हैं ना? नहीं, गोट के मीट को हम मटन नहीं बोलते हैं। गोट वाला अभी आगे आप देखोगे। यहां पर शीप के ही मीट को मटन बोला जाता है। क्लियर? शीप के ही मीट को मटन बोला जाता है। अच्छा, यहां पर ना अब थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी आ जाती है। कई जगह पर बुक्स के अंदर ये लिख रखा है उन्होंने कि जो मटन होता है, इनका जो एज होता है वो लेस देन 1 ईयर होता है। और कई बुक्स में लिख रखा है कि ओवर 1 ईयर यानी मोर देन 1 ईयर होता है। तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी आ जाती है, कंफ्यूजन आ जाता है। बट अगर मैं स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बात करूं तो उन्होंने लैम्ब और मटन को एक साथ कर दिया है। जो कहानी मटन के लिए है वही कहानी लैम्ब के लिए भी लिखी गई है बहुत सारी बुक्स में। इनफैक्ट जो बीश लक्ष्मी मैम की बुक है फूड साइंस की, उसके अंदर भी इन्होंने लिख रखा है कि लेस देन 1 ईयर्स ऑफ एज शीप का जो मीट होता है उसको हम मटन बोलते हैं।
तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी है, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर 1 ईयर्स लिख देते हैं, कई जगह पर लेस देन 1 ईयर लिखा जाता है और कई बार मोर देन 1 ईयर लिखा जाता है। ईयरलिंग मटन की अगर मैं बारे में बात करूं तो अगेन ये भी आपका शीप से ही निकाला जाता है, और ईयरलिंग नाम है तो जाहिर सी बात है कि मोर देन 1 ईयर यानी 12 मंथ से लेकर के 20 मंथ तक का जो आपका बेसिकली शीप होता है उसके मीट को हम क्या बोलते हैं, ईयरलिंग मटन बोलते हैं। मैच्योर मटन की अगर मैं बारे में बात करूं तो मैच्योर मटन किसको बोलते हैं भाई, मोर देन, हाँ जी हाँ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, ठीक है। तो यहां पर 20 मंथ्स तक मैंने बोल दिया कि ईयरलिंग मटन होता है। शीप अगेन रहेगा यहां पर और ये मोर देन 20 मंथ्स हो जाएगा, मोर देन 20 मंथ्स ये आपके सामने हो जाएगा। आगे मैं अगर बात करूं पॉक की, तो पॉक आप लोग बताओ भाई कि कौन से एनिमल के मीट को बोलते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी, पिग के मीट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉर्क बोलते हैं, बिल्कुल सही है। 5 to 7 मंथ के एज का यहां पर होता है। तो पॉक होता है आपका पिग का मीट और ये 5 to 7 मंथ का एज का होता है, क्लियर, 5 to 7 मंथ, ठीक है भाई। अब आती है बात व्हील की, व्हील क्या होता है भाई, व्हील क्या होता है, वॉल्यूम 2 कब तक आ रही है, देखो वॉल्यूम 2 के बारे में जानने के लिए अभी जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आएगा ना, एक बार कॉल कर लेना, वो आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि किस टाइम पे वो रिलीज हो जाएगी। हाँ जी, व्हील कहते हैं कैटल मीट को, तो अगेन यहाँ पर ये जो कैटल ऊपर था वो अब अगेन नीचे कैटल आ गया। बट डिफरेंस क्या है, बीफ और व्हील में डिफरेंस क्या है, यंग कैटल, एग्जैक्टली, ये जो आपका कैटल है बहुत ही यंग होता है, और यंग होता है तो इसकी एज काफी कम होगी, क्लियर, इसकी एज काफी कम होगी, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर कुछ वीक से लेकर के कुछ मंथ्स तक की एज का जो आपका कैटल होता है उसको हम बोलते हैं हाँ जी, काफ मीट को भी हम व्हील बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम सम मंथ्स या सम वीक्स से लेकर के सम मंथ्स तक का जो एज का आपका यहां पर कैटल होता है उसको बोलते हैं व्हील, क्लियर। लास्टली आपके सामने जो आ रहा है शिवॉन, नहीं, शिवॉन के बाद भी कैब्रिटो है, तो शिवॉन बताइए आप, एनीवन बताइए भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टिकिंग एंड एक्सैंग्यूनेशन। देखो जो आपका स्टिकिंग होता है ना, इट इज द एक्चुअल कट, ये होता है आपका एक्चुअल कट, एक्चुअल कट जो लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं स्टिकिंग, किसी भी चीज को काटा गया तो इसको हम बोलते हैं स्टिकिंग। नहीं 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 नहीं, टॉर्च फ्लेम से बर्न करना दैट इज डिफरेंट, ठीक है, वो आपका स्टिकिंग नहीं होता है, ठीक है भाई। उसका भी क्वेश्चन अभी आगे लेकर के आए यहाँ पर, ठीक है। एक पाउडर के स्टैंडर्ड्स को, एक पाउडर के स्टैंडर्ड्स आप देखो, फिर आपको ये रेगुलेशन में मिलेंगे, आप एक बार रेगुलेशन को उठा करके देखोगे ना सत्या, तो वहां पर एक पाउडर के एक्चुअल स्टैंडर्ड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप एक बार एफएसएस से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन को उठा करके देखना, तो वहां पर आपको एक पाउडर के स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे प्रॉपर। हाँ, स्टिकिंग इज द कट, ठीक है, हाँ वो सिंजिंग होता है जो आप बता रहे थे। एक्सैंग्यूनेशन क्या होता है, ब्लीडिंग, एक्चुअल जो ब्लीडिंग हो रही है ना उसको हम बोलते हैं एक्सैंग्यूनेशन, क्लियर। तो एक्चुअल जो कट है उसको हम बोलते हैं स्टिकिंग, और एक्चुअल जो ब्लीडिंग हो रही है इट इज नोन एज एक्सैंग्यूनेशन। हाँ, सारे क्वेश्चन अभी आपके सामने रहेंगे, जो भी आपने पूछा है ये सारे क्वेश्चन के फॉर्म में अभी आपके सामने मिलेंगे, क्लियर हुआ भाई। तो इन चीजों को याद रखना, ये सारा पूरा जो टेबल आपके सामने बनाया हुआ है इसको याद रखना, अपार्ट फ्रॉम दैट इसको याद रखना, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अब क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, मीट इज द गुड सोर्स ऑफ, ऑप्शंस आर प्रोटीन, आयरन, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये आपका हिमाचल एफएसओ 2018 का क्वेश्चन पेपर है, पीवाईक्यू है, इस वजह से हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है भाई। बताइए, स्टिकिंग एंड एक्सटिंग्विशन नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ। सपोज दैट मैं एक एनिमल हूँ, यहां से अगर मुझे कट किया गया तो दैट कटिंग प्रोसेस इज नोन एज स्टिकिंग। जैसे ही वो कट लगाया गया ना, उस कट लगाने को हम क्या बोलते हैं, स्टिकिंग। कट लगाने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग को जो हो रही है उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सैंग्विनेशन। समझ में आया, स्टिकिंग का काम वहीं पर खत्म हो गया जैसे ही आपने कट लगा दिया, क्लियर हुआ। प्लग क्या है, प्लग आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जिनको कि निकाला जाता है फ्रॉम द कैटल्स, क्लियर, उनको हम बोलते हैं प्लग। चलिए, मीट इज गुड सोर्स ऑफ, यहां पर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्लियर, ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स होता है, आयरन का भी अच्छा सोर्स होता है, और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का भी अच्छा सोर्स होता है, क्लियर हुआ भाई। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, मीट इज डिफाइंड एज, ये एफएसएसआई टीओ का क्वेश्चन है 2019 का। ऑप्शंस आर ड्राइड मीट, प्रोसेस्ड मीट, क्योर्ड मीट, फ्लेश एंड अदर एडिबल पार्ट्स ऑफ कैरेकस।
डी आ रहा है मैक्सिमम लोगों का आंसर, बिल्कुल सही है भाई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फ्लैश एंड अदर एडिबल पार्ट्स ऑफ कैरेकस, जो भी फ्लैश और अदर एडिबल पार्ट्स होते हैं किसी भी कैरेकस के, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं मीट। क्लियर? तो मीट की एग्जैक्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एफएसएसआई देखो यहाँ पर क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ ली जाती है आपसे। क्लियर? अगला क्वेश्चन आंध्रा का है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज रिच सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल? इनमें से कौन सा ऐसा फूड है जो कि रिच सोर्स है कोलेस्ट्रॉल का? ऑप्शन आर पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, स्किम्ड मिल्क, ऑर्गन मीट्स, या फिर एग व्हाइट। बताइए, कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पर रिच सोर्स आपसे पूछा गया है। प्लग इज एडिबल और नॉट? देखो प्लग वो डिपेंड करता है, कई जगह पर उसको एडिबल फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है, कई जगह पर नहीं कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जिनको कंज्यूम किया जाता है, कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जिनको कंज्यूम नहीं किया जाता है। ठीक है, सी आ रहा है। मायोग्लोबिन व्हाइट मीट में क्यों नहीं होता? क्योंकि मायोग्लोबिन का कलर रेड होता है ना, तो व्हाइट क्यों होगा? वो मायोग्लोबिन का अपना खुद का कलर रेड होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर आपने बताया, ऑर्गन मीट्स। ऑर्गन मीट्स जो होते हैं दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का एक अच्छा सोर्स यहां पर कंसीडर किया जाता है ऑर्गन मीट। क्लियर हुआ? चलिए, ये समझ में आया आपको यहां तक। अब आगे हम बात करते हैं मार्बलिंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सामने पीवाईक्यू के रूप में पूछा भी गया है। मार्बलिंग इन द मीट रेफर्स टू, मार्बलिंग का मतलब क्या होता है किसी भी मीट के अंदर? ऑप्शन आर फैट डिपॉजिटेड ऑन द स्किन, इंटरमस्कुलर फैट, सबक्यूटेनियस फैट, या फिर इंट्रामस्कुलर फैट। बताइए, बताते रहो भाई, सभी लोग आंसर करते रहो। यहाँ पर जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है आंसर आप सभी को करते रहना है। बाकी लोग भी आंसर करिए, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर रखा है बट आंसर नहीं आ रहा है यहाँ पर। और जितने भी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उनको छोड़ करके नहीं जाना है। हाँ जी, ये व्हाइट कलर की लाइनिंग जैसा दिखता है और ये इंट्रामस्कुलर फैट्स होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? इंट्रामस्कुलर फैट्स होते हैं जो मसल्स होती हैं उनके अंदर इम्बेडेड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। और जब आप इसको गर्म करते हो, मीट को गर्म करते हो, तो इससे जूसीनेस देखने को मिलता है आपको, वो फैट मेल्ट होता है जिसकी वजह से एक अच्छा सा टेक्सचर यहां पर देखने को मिलता है किसी भी मीट का। तो इट इज अ काइंड ऑफ इंट्रामस्कुलर फैट, ये चीज याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन द मीट क्वालिटी पोस्ट स्लॉटर? जब आप स्लॉटरिंग कर देते हो तो उसके बाद क्या रोल होता है ग्लाइकोजन का मीट की क्वालिटी में? ऑप्शंस आर एनहांसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, प्रिवेंट्स माइक्रोबियल स्पॉइलेज, हेल्प्स इन मार्बलिंग, या फिर कन्वर्ट्स टू लैक्टिक एसिड एंड रिड्यूसेस पीएच। मीट में और प्रोटीन में प्रोटीन परसेंटेज ज्यादा किसमें ज्यादा होता है? मीट में और किसके प्रोटीन में आप कंपेयर कर रहे हो बिमल प्राची? मीट में और किसके प्रोटीन में आप कंपेयर कर रहे हो? मीट भी एक टाइप का प्रोटीन है, बाकी भी एक टाइप के प्रोटीन्स होंगे, तो कौन से प्रोटीन से आप कंपेयर कर रहे हो? मतलब प्लांट प्रोटीन से या किसी और चीज से? फिफ्थ का यहाँ पर आंसर आ रहा है डी। फिफ्थ का यहाँ पर आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल सही है। पल्स में देखो, अगर आप देखोगे तो परसेंटेज की बात करोगे तो पल्सेस में ज्यादा होगा, बट अगर मैं बात करूं कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन की, तो मीट इज अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्लियर? जो हमारे एनिमल सोर्सेज होते हैं दीज आर द कंप्लीट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, जिनकी बायोलॉजिकल वैल्यू, जिनका नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी होती हैं एज कंपेयर टू द प्लांट प्रोटीन। क्लियर? क्योंकि वहां पर जो आपका प्लांट प्रोटीन होता है उसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पर बहुत कम होते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कन्वर्ट्स टू लैक्टिक एसिड एंड रिड्यूसेस पीएच। एक्चुअली होता क्या है कि जब आपका स्लॉटरिंग हो जाता है तो जो ग्लाइकोजन का पोर्शन होता है दैट इज वेरी वेरी फ्यू पोर्शन ऑफ द मीट, बहुत कम होता है ग्लाइकोजन का पोर्शन, नियर अबाउट 1%। वो 1% का पोर्शन क्या होता है कि अब ये फर्मेंट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस अब रहेगी नहीं, जानवर मर चुका है तो उसको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो इसका होगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होता है तो ये लैक्टिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और पीएच आपका कम होना शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ भाई? तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मायोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइट रेड कलर सीन इन फ्रेशली कट मीट एक्सपोज टू ऑक्सीजन? ऑक्सीजन से एक्सपोज कर दिया गया है एक मीट को जो कि फ्रेशली काटा गया था, अब उसका जो कलर आ रहा है वो आ रहा है ब्राइट रेड कलर। इसके लिए कौन सा पिगमेंट यहां पर रिस्पॉन्सिबल है? डी ऑक्सी मायोग्लोबिन, ऑक्सी मायोग्लोबिन, मेट मायोग्लोबिन, या फिर नाइट्रोसो मायोग्लोबिन? बताइए। मीट एंड मिल्क और एग विच इज कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन? ऑल आर कंप्लीट प्रोटीन, ऑल आर कंप्लीट प्रोटीन। जितने भी आपके एनिमल सोर्सेस होते हैं सबको हम कंप्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में रखते हैं, चाहे आप एग हो, चाहे मीट हो, चाहे फिश हो, तीनों को रखेंगे। क्लियर हुआ? ग्लाइकोजन क्या होता है? आपने लेक्चर नहीं किया। ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, जिसको हम लोग एनिमल स्टार्च कहते हैं, वो हमारे लीवर में जाकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है, जब हम फास्टिंग की स्टेट में होते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होता है और हमको एनर्जी देता है। ये जानवरों में भी होता है सेम यही चीज। क्लियर? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑक्सीमायोग्लोबिन। अब भाई देखो, सीधा सीधा अगर ऑक्सीजन से एक्सपोज हो गया है तो जाहिर सी बात है वो ऑक्सीमायोग्लोबिन का ही फॉर्मेशन करेगा। क्लियर?
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन? एक्टिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एंजाइम इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। बताइए इनमें से सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन कौन सा नहीं है? हाँ जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्टिन। एक्टिन जो होता है, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन। ठीक है, रेस्ट आर सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन। एक्टिन कैसा प्रोटीन है? एक्टिन कैसा प्रोटीन है? इट इज अ काइंड ऑफ, इट इज अ काइंड ऑफ कैसा प्रोटीन है भाई? एक्टिन कैसा प्रोटीन है? क्रायोप्रोटेक्टेंट क्या होता है? क्रायोप्रोटेक्टेंट ऐसी चीजों को बोलते हैं जब आप बहुत ही लो टेम्परेचर पर किसी भी चीज को स्टोर करते हो, तो उसमें आपकी मसल्स को वो प्रोटेक्ट करके रखता है, नहीं तो मसल्स खराब हो जाएंगी बहुत ही लो टेम्परेचर में। कॉन्ट्रैक्टाइल या फिर आप कह सकते हो मायोफाइब्रिलर प्रोटीन। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी कह सकते हैं या फिर आप मायोफाइब्रिलर प्रोटीन भी बोल सकते हो, मायोफाइब्रिलर, ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करने का काम करता है। ठीक है भाई, रेस्ट आर सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फैटी एसिड कन्वर्जन इन र्यूमिनेंट इज करेक्ट? जो फैटी एसिड का कन्वर्जन होता है, अभी बता रहे हैं अंशु, क्रायोप्रोटेक्टेंट जो आप बोल रहे हो केमिकल है या कुछ और है? केमिकल ही है भाई, केमिकल ही है वो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फैटी एसिड कन्वर्जन इन र्यूमिनेंट इज करेक्ट? रूमिनेंट में जो फैटी एसिड का कन्वर्जन होता है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? रूमिनेंट रिटेन डाइटरी अनसैचुरेटेड फैट एज दे आर, जो भी अनसैचुरेटेड फैट उन्होंने खाया है एज इट इज वो रिटेन करते हैं। सेकंड इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन कन्वर्ट अनसैचुरेटेड फैट टू सैचुरेटेड फैट। थर्ड वन इज डाइट सिग्निफिकेंटली अल्टर्स फैट डिपोजिशन इन रूमिनेंट। फोर्थ वन इज बीफ फैट इज रिच इन पॉलीअनसैचुरेटेड फैट ड्यू टू द डाइट। यस यस, इट इज ऑल्सो नोन एज सिक्स स्टमक, इसको हम एबोमेसम भी शायद बोलते हैं। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई इसका? मैक्सिमम लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोब्स इन द ह्यूमन कन्वर्ट अनसैचुरेटेड फैट टू सैचुरेटेड फैट। जो भी ये अनसैचुरेटेड फैट को कंज्यूम करते हैं, इनके ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन जो सिक्स स्टमक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं जो कि इसको कन्वर्ट कर देते हैं सैचुरेटेड फैट्स के फॉर्म में। क्लियर हुआ? सैचुरेटेड फैट के फॉर्म में इसको ये कन्वर्ट कर देते हैं। पढ़ाया गया था आपको। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन ग्रुप इज प्रेजेंट इन लोवेस्ट क्वांटिटी इन मीट? इंपॉर्टेंट है भाई, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि लोवेस्ट क्वांटिटी में मीट के अंदर देखने को मिलेगा? बी कॉम्प्लेक्स, फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन सी, बोथ, ऑप्शन नंबर बी एंड सी। बताइए। और विटामिन सी अकेले आ रहा है आप सभी का ऑप्शन, ठीक है, तो सिर्फ विटामिन सी नहीं होगा, सिर्फ विटामिन सी यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर? अगर मैं बात करूं तो मिल्क, सॉरी, मीट के अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन की भी यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। दैट्स वाई बोथ बी एंड सी हियर विल बी द करेक्ट आंसर। बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन देखने को मिलते हैं, बट अगर मैं बात करूं, ऑप्शन डी में विटामिन बी तो नहीं है ना। फैट सॉल्युबल विटामिन एज वेल एज विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी एंड सी की बात हो रही है। ये बी और सी आपके वो नहीं है, विटामिन नहीं है। ठीक है, तो ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन एज वेल एज जो विटामिन सी होता है, ये कम होता है मीट के अंदर। याद रखना भाई, बी कॉम्प्लेक्स तो है ना, बी कॉम्प्लेक्स होता है, इट इज प्रेजेंट, बी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि लोवेस्ट क्वांटिटी में मीट के अंदर देखने को मिलती हैं। तो लोवेस्ट क्वांटिटी में मीट के अंदर जो जो भी देखने को मिलता है, दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन एज वेल एज विटामिन सी। नहीं समझ में आया भाई? आपसे पूछा गया कि विच विटामिन ग्रुप इज प्रेजेंट इन लोवेस्ट क्वांटिटीज इन द मीट, मीट के अंदर कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि लोवेस्ट क्वांटिटी में देखने को मिलता है? डार्क मीट में बी टू, व्हाइट मीट में बी टू अबंडेंट है ना, तो बी टू में कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं होता है, बी टू तो होता ही है ना भाई, बी टू तो आपका होता ही है। मैंने आपसे बोला कि कौन सी चीज नहीं देखने को मिलती है। नहीं समझ में आया भाई? यहां पर आपसे बोला गया कि कौन से ऐसे विटामिन हैं जो कि लोवेस्ट क्वांटिटी में मीट के अंदर देखने को मिलते हैं, तो आपको आपने बताया कि भाई फैट सॉल्युबल विटामिन और विटामिन सी लोवेस्ट क्वांटिटी में होता है। हाँ, ये ऑप्शंस हैं, दीज आर ऑप्शंस, बी एंड सी आर ऑप्शंस। क्लियर? चलिए। कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस प्रोटीन डीनेचुरेशन इन मीट? मीट में प्रोटीन का जो डीनेचुरेशन होता है, हाँ हाँ, मीट में जो प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है, उसको कौन सी चीज यहां पर डिफाइन करती है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स, बाइंडिंग ऑफ वाटर टाइटली टू प्रोटीन्स, लॉस ऑफ नेटिव स्ट्रक्चर अफेक्टिंग टेक्सचर एंड वाटर रिटेंशन, ऑक्सीडेशन ऑफ मायोग्लोबिन टू मेट मायोग्लोबिन। डीनेचुरेशन इन मीट को कौन सी स्टेटमेंट यहां पर डिफाइन कर रहा है?
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉस ऑफ नेटिव स्ट्रक्चर। जो इनका नेटिव स्ट्रक्चर होता है इसके लॉस देखने को मिलता है, एज वेल एज टेक्सचर इसका इफेक्ट होता है, और वाटर रिटेंशन भी यहाँ पर इफेक्ट होता है जब भी किसी भी टाइप के प्रोटीन को आप डीनेचर करते हो तो। यस यस एग्जैक्टली, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अ पेल ब्राउन कलर इन रेफ्रिजरेटेड मीट विद एक्सटेंडेड ऑक्सीजन एक्सपोजर इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू। आपने क्या किया है कि रेफ्रिजरेट किया है किसको, मीट को, आपने उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के एक्सपोजर में रखा हुआ है, ठीक है, और उसमें आपको एक पेल ब्राउन कलर का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। ये किस वजह से देखने को मिल रहा है, डीनेचुरेशन ऑफ मायोग्लोबिन की वजह से, डीऑक्सी मायोग्लोबिन की वजह से, नाइट्रोसो मायोग्लोबिन की वजह से, या फिर मेट मायोग्लोबिन की वजह से। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेट मायोग्लोबिन। मेट मायोग्लोबिन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, ब्राउन कलर जैसे ही देखा करो ना ब्राउन कलर, तो उससे समझ जाया करो कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मेट मायोग्लोबिन की बातें हो रही हैं। क्लियर। तो मेट मायोग्लोबिन आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि व्हाट इज द कलर ऑफ मेट मायोग्लोबिन, आप कहोगे ब्राउन कलर का पिगमेंट। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्राउन कलर का अगर यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है मीट के अंदर तो किस पिगमेंट की वजह से देखने को मिलता है, देन यू विल से मेट मायोग्लोबिन की वजह से देखने को मिलता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मीट हैज द लोवेस्ट मायोग्लोबिन कंटेंट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा ऐसा मीट है जिसके अंदर मायोग्लोबिन का कंटेंट बहुत ही कम देखने को मिलेगा, बीफ, मटन, लैम्ब या फिर चिकन। और जितने भी लोग आए हो ना, कोई भी जाना नहीं, यहाँ पर जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। क्लियर। हाँ जी, चिकन का जो मीट होता है वो वाइट मीट होता है, दैट्स वाई यहाँ पर आपको बहुत ही कम मायोग्लोबिन का कंटेंट या तो ना के बराबर मायोग्लोबिन का कंटेंट देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। तो मायोग्लोबिन जहां भी रहेगा वो रेड कलर को इंपार्ट कराने का काम करेगा, चिकन में व्हाइटिश सा नेचर देखने को मिलता है, दैट्स वाई वहां पे मायोग्लोबिन बहुत ही कम होता है। अगला क्वेश्चन है, मैच द मीट टाइप विद इट्स कलर करेक्ट मसल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब आपको हार्ट, चिकन, थाई और ट्राइब के बारे में बताना है कि कौन सा कार्डियक है, कौन सा स्मूथ है, और कौन सा इसमें से स्केलेटल है। क्लियर, बताना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑप्शंस की, अगर यहाँ पर कार्डियक, स्मूथ और स्केलेटल लिखा है मतलब ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बातें कर रहा है। अब आप बताओ कि यहाँ पर कौन सा सही है, इनमें से बताना है कि कौन सा स्मूथ है, कौन सा कार्डियक है और कौन सा स्केलेटल है। बताओ भाई। ए आ रहा है, डी आ रहा है, दो ही टाइप के आंसर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, आइदर इट इज ए और इट इज डी। ठीक है, दोनों को देख लेते हैं। ए कह रहा है आपका कि कार्डियक, ठीक है, स्केलेटल, ठीक है, स्मूथ। डी क्या कह रहा है, कार्डियक, स्मूथ, स्केलेटल। देखो यहीं पर आप लोग कंफ्यूज हो गए। हाँ, तो देखो ए वाले जितने भी लोग हैं उनका करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पर समझना, हार्ट तो कार्डियक मसल होती है, आपको पता ही है, हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी भी बोला जाता है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। अगर मैं चिकन थाई की बात करूं तो चिकन थाई में मूवमेंट बहुत ज्यादा परफॉर्म होता है ना, जिस जगह से मूवमेंट हो रहा है वहां पर जो मसल होती है दैट वन इज स्केलेटल मसल। यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलती है तो यहाँ पर स्केलेटल मसल आपको देखने को मिलेगी। व्हाट इज ट्राइप, ट्राइप जो होता है वो इनर लाइनिंग होती है स्टमक एज वेल एज इंटेस्टाइनिंग इंटेस्टाइन की। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की एज वेल एज इंटेस्टाइन की, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइप, और ये होती है एक टाइप की स्मूथ मसल, ये होती है स्मूथ मसल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्डियक, स्केलेटल एज वेल एज स्मूथ। यस यस। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा इसका हिंदी वर्जन है ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग सी फूड ग्रुप्स इंक्लूड क्रस्टेशियंस। इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके पास आपको क्रस्टेशियंस देखने को मिलते हैं। ऑप्शंस आर तिलेपिया, रोहू, क्लैम्स, मसल्स, श्रिम्प, क्रैब या फिर ट्यूना और सैल्मन। ऐसा आपको ऑप्शन बताना है जिसमें से दोनों के दोनों क्या हों, क्रस्टेशियंस हों। जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका आंसर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज श्रिम्प एज वेल एज क्रैब। ये जो आपका क्रैब और श्रिम्प होता है, दीज आर क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस मींस एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ऐसे इंसेक्ट्स जो कि आपके पानी के अंदर पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं क्रस्टेशियंस। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ईयरलिंग मटन रिफर्स टू द मीट ऑब्टेन फ्रॉम। अभी पीछे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ईयरलिंग मटन किस चीज से ऑब्टेन किया जाने वाला मीट होता है। ऑप्शंस आर शीप 12 से 20 महीने का, शीप 6 महीने का, शीप 2 साल तक का, शीप लेस देन 1 ईयर। बताइए, ईयरलिंग मटन की बात हो रही है। भाग तो नहीं रहे हो आप लोग, हाँ भाग तो नहीं रहे हो फिलहाल, लेकिन अभी जाना शुरू कर दोगे जल्दी ही, जैसे ही थोड़ा बहुत बोर लगेगा भाग जाओगे। बीटा कैरोटीन का कलर ऑरेंज होता है तो विटामिन ए का कलर, देखो भाई, आपका जो बीटा कैरोटीन है इट इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, इट इज नॉट द विटामिन ए। ठीक है,
तो प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए है तो वो एक टाइप का पिगमेंट है। विटामिन ए अपने आप में कोई पिगमेंट नहीं है। रेटिनॉल जो होता है इट इज नॉट अ पिगमेंट। क्लियर। उसका जो प्रीकर्सर होता है दैट इज बीटा कैरोटीन, इट इज द पिगमेंट। और जरूरी नहीं है कि हमेशा और हमेशा रेड और येलो कलर का ही आपको दिखाई पड़े। कई जगह पर बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा हाई मात्रा में देखने को मिलता है, बट वहां पर जो क्लोरोफिल्स होती है ना उसको मास्क कर जाती हैं, ठीक है, मास्क कर लेती हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शीप बिटवीन 12 से 20 मंथ। 12 से लेकर के 20 मंथ का जो आपका शीप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईयरलिंग मटन बोलते हैं। क्लासेस और यूनिट टेस्ट इनफ है क्या, उतना आप कर लो पहले। ठीक है, इसको कर लेना जब बोलना कि हमारा सब कंप्लीट हो चुका है, सारी चीज़ें हमने रिवाइज कर ली हैं। मैं आपको आगे के मटेरियल्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, बता दूंगा कि इसको आप जाके पढ़ लो। लेकिन पहले इतना करो तो आप, और मॉक आने वाला है उसको भी सॉल्व करना है अभी आपको। ठीक है, मोर देन इनफ होंगी, मोर देन इनफ। नेक्स्ट क्लास मिल्क की ले सकते हो। मिल्क की अभी इसमें मिल्क रहेगा ना आपका, इसी पर्टिकुलर यूनिट के अंदर मिल्क भी आएगा, एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में ही, तो वहां पर हम उसकी क्लासेस लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कंसीडर्ड व्हाइट मीट, टर्की, क्वेल, डक या फिर व्हील। इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो कि व्हाइट मीट नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनर देगा। ठीक है, आपको पता लगाना होगा कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि व्हाइट मीट में नहीं आती है। टेस्ट नहीं लगे, अब देखो टेस्ट नहीं लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक बार रिवीजन की जरूरत है। आप एक बार रिवाइज कर लो तो टेस्ट लग जाएंगे। ठीक है भाई। देखो आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज व्हील, जो होता है आपका कैटल मीट होता है। हालांकि ये जो आपका व्हील होता है इसके जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा रेडिश नहीं होती हैं, हल्का सा पेल येलो काइंड ऑफ, या पेल रेडिश आपको देखने को मिलेगी, हल्की हल्की। लेकिन इसको देख करके आप ये मत कह देना कि ये व्हाइट मीट की कैटेगरी में आता है, ये रेड मीट की कैटेगरी में ही आता है। हाँ जी, ये आप जो बता रहे हो ना कि नाइसिन को नेचुरल प्रिजर्वेटिव बताया था, बट अनामिका मैम ने क्लास 2 प्रिजर्वेटिव बताया है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नाइसिन दो टाइप का होता है। अगर आपसे बोला जाता है कि बैक्टीरियोसिन वाला नाइसिन, यानी ऐसा नाइसिन जो कि बैक्टीरिया दैट इज लैक्टोबैसिलस ने प्रोड्यूस किया है, तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, उसको हम लोग रखेंगे क्लास 1 प्रिजर्वेटिव में। अगर आपसे बोला जाता है कि केमिकल नाइसिन, वहां पर कहीं पर भी बैक्टीरियोसिन नहीं लिखा गया है, कहीं पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लिखा गया है, सीधे सीधे आपको लिख दिया गया कि केमिकली नाइसिन अगर आप यूज करते हो जो कि मार्केट में आता है, तो उसको किस टाइप का प्रिजर्वेटिव मानोगे, इट विल बी कंसीडर्ड एज क्लास 2 प्रिजर्वेटिव। क्लियर हुआ। तो नाइसिन में यही थोड़ा सा चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से कई बार उसको क्लास 1 और कई बार उसको क्लास 2 में रखते हैं। अगर आपसे बोला जाता है बैक्टीरियोसिन वाला नाइसिन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियाज, उसको आप किस कैटेगरी में रखोगे, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज क्लास 1 प्रिजर्वेटिव। लेकिन अगर केमिकल नाइसिन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर उसको क्लास 2 में रखा जाएगा। सिर्फ नाइसिन लिखा है तो दोनों आप कर सकते हो, अगर दोनों ऑप्शन में है दोनों कर देना, क्लेम करके हम आंसर ले लेंगे, क्लेम करके ले लेंगे, समझ रहे हो। ठीक है। हालांकि एफएसएसएआई की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट के अंदर क्लास 2 में रखा है, एफएसएसएआई ने। लेकिन फिर भी हम क्लेम करके आंसर ले लेंगे। ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास ऐसे भी मिल जाएंगे। अब विकिपीडिया पे जाके देखोगे तो इसको क्लास 1 में रखा हुआ है। ठीक है, बहुत जगह पर, मतलब बहुत सारे ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हैं जहां पर आपको क्लास 1 में इसको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। कुछ भी कर देना, दोनों में से कुछ भी कर दोगे, हम क्लेम करके आंसर ले लेंगे, समझ रहे हो ना। फिलहाल आप अगर एफएसएसआई के अकॉर्डिंगली जाना है तो क्लास 2 पे जाना, उनके डॉक्यूमेंट के आधार पे अगर आपको काम करना है तो क्लास 2 कर देना। ठीक है, लेकिन बैक्टीरियोसिन लिख दिया ना तो क्लास 1 करके चले आना। बैक्टीरियोसिन वाला नाइसिन अगर लिखा हुआ है तो वहां पर क्लास 1 कर देना। ठीक है, चलो। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अमंग द फॉलोइंग विच मीट प्रोवाइड द हाईएस्ट ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेंट, लैम, पॉर्क, मैकरल या फिर डक। देखो कभी कभी चैलेंजेस हमारे सामने भी तो आ जाते हैं ना, मतलब एक एक डॉक्यूमेंट बता रहा है क्लास 1, एक डॉक्यूमेंट बता रहा है क्लास 2, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी माइक्रोबायोलॉजी की बुक में हम पढ़ रहे हैं वहां पर क्लास 1 में लिखा हुआ है, किसी लीगल डॉक्यूमेंट में एफएसएससीआई ने क्लास 2 में लिख दिया है, तो हमारे सामने भी चैलेंजेस आ जाते हैं। क्या किया जाए। एक जगह पर क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक कोई एग्जाम था, मैं आपको बताऊंगा, और वहां पर जो ऑफिशियल आंसर की जारी करी गई वहां पर उन्होंने क्लास 1 में डाला हुआ है। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैकरल। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा मीट है जो कि हाईएस्ट ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोवाइड कराएगा, देन इट इज मैकरल। मैकरल इज अ काइंड ऑफ फिश। बाकी की अगर मैं बारे में बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी फिश नहीं है, और फिश आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। टेस्ट में फैट डेफिशिएंसी में रिकेट्स को बताया है, नॉट मेरस्मस। भाई मेरस्मस में फैट कहाँ से आएगा, आप खुद सोचो ना।
जब मैंने न्यूट्रिशन की क्लासेस लिया था तो वहां पर लास्ट क्लास जो आपकी ली गई थी जहां पर आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर बताया गया, उसमें एक चीज हमने ध्यान से बताया कि भाई जब कोई भी विटामिन फैट सॉल्युबल वाला खाओगे और फैट की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, समझना इस बात को। कोई भी आप विटामिन खा रहे हो फैट सॉल्युबल वाला, लेकिन फैट नहीं ले रहे हो उसके साथ, तो आपके बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से फैट सॉल्युबल विटामिन जितने भी होते हैं उन सबकी कमी होना शुरू हो जाएगी। चाहे अगर मैं बात करूं नाइट ब्लाइंडनेस की, तो वो भी फैट की कमी से हो जाएगी। अगर मैं बात करूं रिकेट्स की, वो भी फैट की कमी से हो जाएगी। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, अगर आप फैट लेना ही बंद कर दोगे तो वो भी एब्जॉर्ब होना बंद कर देंगे। एब्जॉर्ब होना बंद कर देंगे तो उनकी भी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में होना शुरू हो जाएगी। क्लियर हुआ? बाकी अगर आपसे विटामिन ऑप्शन में लिखा हुआ है तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ये आपको पता ही है। लिपिड की क्लास में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के सोर्सेज को मेंशन किया है भाई, ऐसा कौन बता दिया आपको कि नहीं किया है? मैंने मेंशन किया है, दोनों के सोर्सेज को मेंशन किया है। फ्लैक्स सीड के बारे में बताया था, मरीन फिशेस के बारे में मैंने बताया था। एमसीक्यू में फिश में रेंसिडिटी का रीजन हाई कनेक्टिव टिश्यू बताया गया, नहीं तो फिर वो गलत है। वहां पर ऐसी चीजों को आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीट वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर अ पर्सन सीकिंग हाई प्रोटीन लो फैट एंड हाई ओमेगा 3। देखो हम लोग अब बात करना शुरू किए, अब देखो लेट हो गया, 70 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, अभी आप लोग खुद भाग जाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मीट वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर अ पर्सन सीकिंग हाई प्रोटीन लो फैट एंड हाई ओमेगा 3। उसको हाई प्रोटीन चाहिए, लो फैट चाहिए, हाई ओमेगा 3 चाहिए, कौन सी चीजों को लेना चाहिए? मटन, पॉर्क, सैल्मन या फिर बीफ? आसान आसान से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए। जहां डाउट होता है वहां क्रॉस चेक कर लेते हैं खुद से, ठीक है। हाई फैट कंटेंट होगा ना, किसका किसका? देखो अब जितने लोगों के क्वेश्चंस हैं ना, अब थोड़ा सा उनको संभाल के रखो, लास्ट में एक बार बोलना तो हम लोग कर लेंगे। 70 क्वेश्चन है भाई, 18 पे पहुंचे हुए हैं ऑलरेडी। टाइम कितना हो रहा है? टाइम कितना हो रहा है? लो, 6:43। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सैल्मन। सैल्मन जो होती है इट इज अ काइंड ऑफ फिश, और ये अच्छा सोर्स होती है प्रोटीन का भी, ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी। व्हाट डिफरेंशिएट्स मैच्योर मटन फ्रॉम लैम्ब एंड ईयरलिंग मटन? मैच्योर मटन की ऐसी कौन सी खासियत है जो कि उसको लैम्ब और ईयरलिंग मटन से अलग बनाती है? ऑप्शन आर हाई वाटर कंटेंट, फीड ओनली ऑन मिल्क, सॉफ्टर टेक्सचर एंड पेलर कलर, हायर आयरन एंड मायोग्लोबिन। यहां पर कह रहा है कि मैच्योर मटन की ऐसी कौन सी खासियत है जो कि लैम्ब और ईयरलिंग मटन से अलग होती है? बताइए। अब जल्दी जल्दी चलेंगे। सी आ रहा है आप लोगों का आंसर? सी। सी क्या है भाई? सॉफ्टर टेक्सचर एंड पेलर कलर। मैच्योर मटन का जो टेक्सचर होगा वो सॉफ्ट कैसे होगा भाई? मैच्योर मटन मटन का जो टेक्सचर होगा वो सॉफ्ट कैसे होगा भाई? मोर देन 20 मंथ की एज का ये मटन है, शीप है, तो इसका जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट कैसे हो सकता है? आप खुद सोचो ना। ठीक है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हायर आयरन एंड मायोग्लोबिन। जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है वैसे वैसे रेडनेस ज्यादा होती जाती है, मायोग्लोबिन और आयरन का कंटेंट वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। सॉफ्टर टेक्सचर कैसे हो सकता है मैच्योर मटन का? मैच्योर मटन की अगर मैं बात करूं तो इट इज मोर देन 20 मंथ्स ऑफ एज, और ये सबसे ज्यादा बूढ़ा है इन सब में। लैम्ब, ईयरलिंग मटन और मैच्योर मटन, इन सब में अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा बूढ़ा आपको मैच्योर मटन दिखाई पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इसका जो टेक्सचर होगा वो रेडनेस यहाँ पर दिखाई देगा, और इसका टेक्सचर टफ होगा, सॉफ्ट नहीं होगा। मैच द फॉलोइंग करो, यहाँ पर देखो भाई, बताओ ए बी सी डी करके यहाँ पर आप आंसर करना। ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा और डी का क्या होगा। इस कॉलम में आपको बताया गया ह्यूमेन स्लॉटर, हलाल स्लॉटर, कोशर स्लॉटर, झटका स्लॉटर, और उनको इधर आपको मिलाना है, मैच कराना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता है ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिल सकते हैं। ये ये हमारा ऐसा मानना है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 20 आई थॉट की ईयरलिंग का पूछा है, नहीं, मैच्योर को कंपैरिजन किया था ईयरलिंग और लैम से। बताइए भाई, मैच ऑलरेडी, सभी सभी मैच हैं। हाँ हाँ, 1 2 3 4, बढ़िया। चलो, हाँ सही है, बिल्कुल सही बता रहे हो। 1 2 3 4 ही होगा, 1 2 3 एज वेल एज 4। देखो ध्यान से, ह्यूमन स्लॉटर की अगर मैं बारे में बात करूं तो ह्यूमन स्लॉटर का मतलब होता है कि ऐसी स्लॉटरी करो जिसमें कि एनिमल को कम से कम सफरिंग करनी पड़े, जो भी जानवर है उसको कम से कम सफरिंग करनी पड़े, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन स्लॉटर। तो यहाँ पर देखो स्टनिंग कर दी जाती है जिससे कि एनिमल अनकॉन्शियस हो जाए, उसके बाद उसको कट किया जाए ताकि उसको दर्द ना हो, दर्द महसूस ना हो।
हलाल स्लॉटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो हलाल स्लॉटर जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर थ्रोट के अराउंड कट लगा दिया जाता है, जिससे कि अ, हाँ, गॉड का नेम लेकर के थ्रोट के अराउंड कट लगा दिया जाता है, जिससे कि धीरे धीरे करके ब्लीडिंग होती रहे और पूरा का पूरा जो ब्लड है वो बाहर निकल जाए। और माइक्रोबायोलॉजिकली अगर हम बात करेंगे तो ये वाला स्लॉटरिंग मेथड ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। और क्वालिटी वाइज भी ये वाला मीट ज्यादा प्रेफर किया जाता है। कोशर स्लॉटर जो कि यहाँ पर जो क्रिश्चियन सॉरी जो ज्यूज कम्युनिटी होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर आप देखते हो कि एक सॉशिट होता है और सिंगल स्ट्रोक में ही उसको कट कर दिया जाता है गले से। और ये वाला जो मेथड है वो ज्यूज अपनाते हैं, कैलिप्स वहां पर यूज में लाई जाती है, जिसको हम बेसिकली वो जो नाइफ होती है उसको हम कैलिफ बोलते हैं। झटका स्लॉटर में देखो यहाँ पर बताया गया कि एनिमल को इंस्टेंटली डिकैपिटेट कर दिया जाता है, मतलब सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है इंस्टेंटली, एक ब्लो में, ठीक है। हाँ जी। तो ये जनरली मुस्लिम कम्युनिटी अपनाती है, ये ज्यूज कम्युनिटी अपनाती है, और ये पंजाबी कम्युनिटी जो सिख कम्युनिटी है वो सबसे ज्यादा अपनाते हैं, वो इसी मीट को खाना प्रेफर करते हैं, क्लियर। एज वेल एज हिंदू कम्युनिटी, ठीक है। तो सारा का सारा सामने सामने मैच्ड है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है विच रिलीजियस स्लॉटर मेथड इन्वॉल्व्स इंस्टेंटेनियस डेथ बाय सीवरिंग द हेड इन द सिंगल ब्लो। पता है ये सब पीवाईक्यूज हैं, ये पीवाईक्यू के फॉर्म में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर हलाल, कोशर, धार्मिक या फिर झटका। कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें कि एक सिंगल ब्लो में कट कर दिया जाता है? सर स्टनिंग करके ही करते हैं ये? नहीं, स्टनिंग नहीं होती है भाई। भाई स्टनिंग करनी होती है अगर उनको, तो ये झटका मेथड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? झटका मेथड इसीलिए यूज में ला रहे हैं ताकि उसको दर्द कम हो। स्टनिंग कर देते तो दर्द ही ना होता उसको, क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो जाता। जो नीचे के तीनों मेथड थे ना, वहां पर स्टनिंग नहीं होती है, सीधा उसको पकड़ के जबरदस्ती बांध करके काटते हैं, ठीक है। डॉक्टर झटका चलो ठीक है। हाँ भाई, यहाँ पर डॉक्टर झटका विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, व्हाट इज द टिपिकल स्लॉटर एज ऑफ पिग्स यूज्ड टू प्रोड्यूस पॉर्क? ठीक है, जो टिपिकल स्लॉटर एज होती है पिग्स की पॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए वो कितनी होती है? पहले वाले जो आपका पीपीटी था सबसे पहला वाला, उसमें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने, 2 to 3 months, 3 to 4 years, 5 to 7 months, over 1 year। स्टनिंग इटसेल्फ इज पेनफुल। पेनफुल कुछ खास पेनफुल थोड़ी ही है स्टनिंग। ये बताओ कि अगर केमिकल स्टनिंग कराई जा रही है तो कुछ खास पेनफुल थोड़ी होती है। वो गया अचानक से, चक्कर आया, गिर गया, वो पेनफुल कहाँ हुआ? केमिकल स्टनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो मैकेनिकल स्टनिंग करी जाती है वहां पर थोड़ा बहुत दर्द होता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता है, लेकिन उतना दर्द तो नहीं होगा ना कि उसको काटा गया है और हल्का सा काट के छोड़ दिया गया है, वो तड़प रहा है। कंपेयर तो करो ना, इस वजह से स्टनिंग करी जाती है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 to 7 months, आपको पहले वाले स्लाइड में बताया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टनिंग मेथड इज एसोसिएटेड विद द कंप्लीट लॉस ऑफ ब्रेन इंटीग्रिटी, मेकिंग द ब्रेन इनएडिबल? कौन सा ऐसा स्टनिंग है, ये वाला थोड़ा पेनफुल है जैसे आपने अभी बोला था, कौन सा ऐसा स्टनिंग है जिसमें कि पूरी ब्रेन की इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है, ब्रेन पूरा एकदम से समझ लो ब्लास्ट काइंड ऑफ हो जाता है और ब्रेन एडिबल नहीं होता है? नॉन पेनिट्रेटिव मैकेनिकल स्टनिंग, CO2 स्टनिंग, इलेक्ट्रिकल स्टनिंग या पेनिट्रेटिव मैकेनिकल स्टनिंग, बताइए। बताइए भाई, ब्रेन इज इन एडिबल, ब्रेन खाने योग्य नहीं रहता है। स्ट्रेस हार्मोन और सब इंक्लूडेड होते होंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सही कह रहे हो आप। स्ट्रेस हार्मोन वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से कई बार माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेस में किसी भी एनिमल को कट करोगे तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज देखने को मिलेगा। स्टनिंग वाला जो एनिमल होता है उसमें माइक्रोबियल जो क्वालिटी होती है वो ज़्यादा बेटर रखी जाती है, लेकिन अगर आप प्रिजर्व कर दे रहे हो तो दोनों ठीक है। पेनिट्रेटिव मैकेनिकल स्टनिंग बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पेनिट्रेटिव मैकेनिकल स्टनिंग, ठीक है। जब पेनिट्रेट कर दिया जाता है, स्टिकिंग करी जाती है, तो यहाँ पर ये वाला जो स्टनिंग होता है इसमें जो ब्रेन है वो इनएडिबल हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है दी पिथिंग टेक्निक। पिथिंग टेक्निक जो होती है यूज्ड आफ्टर स्टनिंग हेल्प्स इन, जो कि स्टनिंग के बाद यूज करी जाती है, किस चीज में हेल्प करती है? प्रिवेंटिंग रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्लीडिंग द एनिमल फास्टर, रिड्यूसिंग मीट फैट या फिर क्लीनिंग द स्कल? पिथिंग क्यों किया जाता है? ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं, स्लॉटरिंग आप बंद नहीं करा सकते हो ना। एनिमल एनिमल फूड जो है ना वो हमारे मार्केट का, हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा एक पार्ट है। और पता है आपको, इंडिया के अंदर तो खैर बहुत ही एक छोटा सा मार्केट है, सबसे ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर ना पिग को कंज्यूम किया जाता है बहुत ज़्यादा, ना बीफ को कंज्यूम किया जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो इन्हीं दोनों चीज़ों को सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। भाई इंडिया में हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है तो बीफ को बहुत कम कंज्यूम करती है। इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है तो पॉर्क को नहीं कंज्यूम करती है।
तो दोनों चीज़ें हमारे यहाँ बहुत कम खाई जाती हैं। लेकिन पता है, इंडिया से जितने भी ये पिग वगैरह होते हैं, इनका जो मीट होता है ना, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, या तो एज इट इज़ ये एक्सपोर्ट होते हैं बाहर, क्योंकि इंडिया में कंज्यूम नहीं किया जाते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी, रॉड लगा देते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिवेंटिंग द रिकवरी फ्रॉम कॉन्शियसनेस। ठीक है, प्रिवेंटिंग द रिकवरी फ्रॉम कॉन्शियसनेस, ताकि कॉन्शियसनेस से रिकवरी ना उनकी हो पाए, और एक रॉड को इंसर्ट कर दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर द सक्सेसफुल इलेक्ट्रिकल स्टनिंग प्रोसीजर। यहाँ पर बोला जाता है कितने मिली एम्पियर का, कितने वोल्ट का, और कितने देर के लिए आपको उसको इलेक्ट्रिकल स्टनिंग में इलेक्ट्रीफाई करना होगा। ऑप्शंस आर 150 मिली एम्पियर, 50 वोल्ट 5 सेकंड, 300 मिली एम्पियर, 80 वोल्ट 2 सेकंड, मोर देन 250 मिली एम्पियर, 75 वोल्ट से ज़्यादा और 10 सेकंड, 100 मिली एम्पियर, 100 वोल्ट 20 सेकंड। बताइए। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, मोर देन 250 मिली एम्पियर, मोर देन 75 वोल्ट फॉर 10 सेकंड्स। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड फॉर मैकेनिकल स्टनिंग यूज्ड यूजिंग ब्लैंक कार्ट्रिजेस। ब्लैंक कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल किया जाता है मैकेनिकल स्टनिंग में, और सीधा सीधा पिस्टल वगैरह के थ्रू मार दिया जाता है। तो वाटर जेट गन, न्यूमेटिक स्टनर, इलेक्ट्रोड ग्रिड, कैप्टिव बोल्ट पिस्टल। बताओ। ब्लैंक कार्ट्रिज होती है यहाँ पर, मतलब उसके अंदर बेसिकली वो जो छर्रे होते हैं वो नहीं होते हैं, बुलेट्स नहीं होती हैं। सही है भाई, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, कैप्टिव बोल्ट पिस्टल। कैप्टिव बोल्ट पिस्टल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा, बिल्कुल सही है, पढ़ाया गया था आपको। विच स्टनिंग मेथड इज नॉट अलाउड इन रिचुअल स्लॉटर लाइक हलाल एंड कोशर। हलाल और कोशर में कौन सा स्टनिंग मेथड अलाउ नहीं किया जाता है? CO2 गैस, इलेक्ट्रिकल स्टनिंग, मैकेनिकल स्टनिंग, ऑल ऑफ द अबव। अब ये क्वेश्चन आया था ना कि क्या इन सारे मेथड को अपनाने से पहले स्टनिंग करते हैं, वही वाला क्वेश्चन है ये। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव, किसी भी टाइप की स्टनिंग मेथड को नहीं अपनाया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग बताना कि किसी भी टाइप की स्टनिंग को नहीं किया जाता है हलाल और कोशर मेथड में। क्लियर? झटका में भी इन जनरल नहीं करते हैं। क्लियर? कोई भी रिचुअल या रिलीजियस जो मेथड्स होते हैं उनमें स्टनिंग नहीं करी जाती है। इन इलेक्ट्रिकल स्टनिंग ऑफ पोल्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेड वोल्टेज एंड टाइम फॉर चिकन्स। चिकन के लिए कितना वोल्टेज और कितने समय के लिए दिया जाना चाहिए स्टनिंग करने के लिए? 90 वोल्ट फॉर 10 सेकंड, 70 वोल्ट फॉर 1 to 3 सेकंड, 50 वोल्ट फॉर 10 सेकंड, या 120 वोल्ट फॉर 5 सेकंड। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 70 वोल्ट फॉर 1 to 3 सेकंड। क्लियर? ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें तो कुछ बताना है नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सपोजर टाइम फॉर CO2 स्टनिंग इन पिग्स टू इंश्योर अनकॉन्शियसनेस। पिग्स के अंदर जो CO2 को एक्सपोज करते हैं उसमें जो मैक्सिमम एक्सपोजर टाइम है वो कितना होना चाहिए? 15 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 90 सेकंड। ध्यान देना, यहाँ पर बात हो रही है पिग्स की। हलाल एंड झटका में कंफ्यूजन होता है। देखो, हलाल और झटका तो बहुत ही आसान है ना। हलाल में क्या किया जाता है कि यहाँ पर एक कट लगा दिया जाता है जिससे कि ब्लीडिंग होती रहे होती रहे। अब ब्लीडिंग होती रहेगी तो जितना भी अंदर का ब्लड है वो बाहर निकल जाएगा। झटका में क्या किया जाता है कि सर को धड़ से एक बार में अलग कर दिया जाता है, जिसमें कि कंप्लीट ब्लीडिंग नहीं होगी, अंदर ही अंदर जो ब्लड होगा वो क्लॉट कर जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 45 सेकंड। 45 सेकंड का एक्सपोजर टाइम होता है CO2 का। क्लियर? 45 सेकंड का एक्सपोजर टाइम होता है भाई CO2 का, जब भी हमको पिग को क्या करना होता है भाई, स्टनिंग करनी होती है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन टर्म्स ऑफ ब्लड यील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कैटल बफेलो ड्यूरिंग प्रॉपर ब्लीडिंग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितनी देर तक और कितना ज्यादा केजी ऑफ ब्लड यहाँ पर निकलता है। 6 मिनट्स 13 to 14 kg, 4 मिनट 5 to 6 kg, 2 मिनट 1 to 2 kg, 6 मिनट 2.5 kg। ब्लड यील्ड के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है, बताइए भाई। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 6 मिनट तक यहाँ पर इसको ब्लीड कराया जाता है, और 13 to 14 kg तक यहाँ पर ब्लड का यील्ड देखने को मिलता है। क्लियर? अब जो कन्वेंशनल स्लॉटर हाउस थे हमारे यहाँ पर, अभी तो फिलहाल इधर यूपी वगैरह में तो काफी बंद हुए हैं। जो स्लॉटर हाउसेज हुआ करते थे ना, वहां पर इन ब्लड्स को ना सीधे सीधे नालियों में पूरा बहाया जाता था। हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की प्रोसेसिंग का तरीका थोड़ा सा खराब है। इन्हीं ब्लड को अगर इस्तेमाल में लाया जाए ब्लड अगार वगैरह बनाने में, या इनको यूटिलाइज कर लिया जाए, इनको ड्राई करके इनके पाउडर्स वगैरह को बेच लिया जाए, तो बहुत ज़्यादा इससे मुनाफा कमाया जा सकता है। बट इंडिया के अंदर इसका कोई प्रोविजन नहीं था, प्रॉपर रेगुलेशन नहीं था। अगला क्वेश्चन है, अ साइन ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रिकल स्टनिंग इंक्लूड्स एनिमल वोकलाइजिंग कॉन्टिन्यूसली, salivation and foaming, animal trying to stand, legs flexing then stiffing, eyes roll downwards.
यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल स्टनिंग करोगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि स्टनिंग अब प्रॉपरली हो चुकी है। ब्लड को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं ब्लड अगार वगैरह को बनाने में, बहुत सारा इसका यूज है जो कि हम कर सकते हैं। माइक्रोबियल जो कॉलोनीज होती हैं उनको ग्रो कराने के लिए जो आपका न्यूट्रिएंट होता है मीडिया, उसको बनाने में। एडल्ट कैटल के लिए CO2 क्यों नहीं यूज किया जाता है? क्योंकि वो बेहोश ही नहीं होगा, बेहोश ही नहीं होगा, बहुत बड़ा हो चुका है वो। समझ रहे हो? 31 का डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे पता चलेगा भाई? लेग्स फ्लेक्स करेंगे, फिर उसके बाद स्टिफनिंग हो जाएगी, आईज एकदम नीचे की तरफ चली जाएंगी। ब्लड को एनिमल फीड में, पता है इंडिया के अंदर भी आने वाला था शायद। जो पशु आहार है ना अमेरिका वगैरह में, वहां पर ब्लड को डाला गया एनिमल फीड में, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये वाला केस अभी देखने को मिला था। तो इंडिया के अंदर इसको अभी बेसिकली ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी एनिमल का ना दूध पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहां पर जो मील दी जाती है जानवरों को, वो इसलिए दी जाती है ताकि वो खूब ग्रो हो सकें, और उसके बाद उनको काट करके उनको बर्गर बना दिया जाए उनका। ठीक है, ज़्यादातर वही होता है। क्लियर? तो हमारे यहाँ मेनली मिल्क का कंजम्पशन करने के लिए हम लोग जानवर को पालते हैं, उनके यहाँ वो लोग मेनली उसको काटने के लिए पालते हैं, इस वजह से वो लोग खिला रहे थे। हाँ हाँ, फिश के लिए भी ब्लड मील, सही कह रहे हो आप। जितने भी ये फिश मील वगैरह आती है ना, उसमें भी ब्लड होता है। जिन लोगों ने पाला होगा उनको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, वाई आर हॉरिजॉन्टल पोजिशंस प्रिफर्ड फॉर ब्लीडिंग गोट्स ओवर वर्टिकल हैंगिंग? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्यों ब्लीडिंग कराई जाती है गोट की एज कंपेयर टू वर्टिकल? क्लियर? ऑप्शंस आर रिड्यूसेस ब्लीडिंग टाइम, यील्ड मोर ब्लड, इंप्रूव स्किन क्वालिटी, अवॉइड्स ब्रेकिंग द स्पाइन। नेटवर्क इशू की वजह से मैं लाइव क्लास नहीं ले पाती, तो ये रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्म में कहाँ मिलेगी? वहीं पर लाइव क्लासेस के ही अंदर आप जाओगे तो वहां पर इसका रिकॉर्डेड वर्जन देखने को मिल जाएगा, जस्ट आफ्टर द क्लास वो अपने आप अपलोड हो जाती है। इंडिया में भी ब्लड मील बनाया जाने लगा है, ठीक है, उसको बनाया जाए, अच्छी बात है, बट उसको फिश वगैरह के लिए बनाया जाए, क्योंकि इंडिया में रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, बवाल कर देंगे वो। सर प्लीज एक्सप्लेन अबाउट टेस्टिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ब्लीडिंग। इफेक्टिवनेस ऑफ ब्लीडिंग को कैसे टेस्ट करेंगे? तो भाई वहां पर क्वांटिटी ऑफ ब्लड को देखा जाता है। अब सपोज दैट आपको पता है कि ह्यूमन के अंदर 5 to 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। तो अगर यहां से कट लगाया गया मेरे, तो 5 to 5.5 लीटर ऑफ ब्लड अगर निकल गया, बाहर निकल गया, देन इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा ब्लीडिंग हुआ है और प्रॉपर ब्लड का लॉस देखने को मिल गया। बट अगर उतना नहीं निकल पाया तो उतनी अच्छी इफेक्टिव ब्लीडिंग नहीं हुई है। समझ गए ना? वैसे ही जानवरों के अंदर भी होता है, उनके अंदर भी प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड होता है जो कि निकल जाना चाहिए, ये चीज देखी जाती है। क्लियर है भाई? चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट यील्ड्स मोर मोर ब्लड। ज्यादा ब्लीडिंग होती है, ज्यादा ब्लड का लॉस होता है, जिसकी वजह से ज्यादा अच्छी उसकी माइक्रोबियल क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन लास्ट में। इन कैटल और बुफेलो ड्रेसिंग व्हाट डज द टर्म प्लग रिफर्स टू? बार बार आप पूछ रहे थे, बार बार पूछा जा रहा था, ये क्वेश्चन आ गया। प्लग का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आर मसल्स ऑफ द कैरिकस, स्किन एंड टेल, हार्ट, लंग्स, लिवर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स, किडनी एंड स्प्लीन। बताइए। बात करें कंजम्पशन की, तो कई जगह पर कंजम्पशन किया जाता है, कई जगह पर कंजम्पशन नहीं भी किया जाता है कुछ चीज़ों का, बट मोस्टली इन चीज़ों को कंजम्पशन करने के लिए ही निकाला जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हार्ट होता है, लंग्स होता है, लिवर होता है, ट्रैकिया होता है, लैरिंग्स होता है, साउंड बॉक्स जिसको कहते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। पर्सन टू पर्सन, रिलीजन टू रिलीजन डिफर भी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन बुफेलो ड्रेसिंग? बुफेलो की ड्रेसिंग में कौन सा स्टेप नहीं है? स्काल्डिंग, डिहाइडिंग, एविसरेशन, कैरेकस स्प्लिटिंग। प्लकिंग हेयर की भी तो होती है, वो प्लकिंग अलग चीज है, ये प्लक है, इसको हम सिर्फ प्लक बोलते हैं। इन सारे के सारे ऑर्गन्स का जो टोटल कॉम्बिनेशन, इनको हम प्लक बोलते हैं। वो प्लकिंग जो आप बता रहे हो वो पिग वगैरह में करी जाती है ना, निकाला जाता है, बालों को निकाला जाता है। पाइलस जो होता है उसको निकाला जाता है, बालों जैसा जो होता है। हाँ जी। स्कैल्डिंग क्यों करेंगे हम बुफेलो में? स्कैल्डिंग क्यों करेंगे? उसका मोटा चमड़ी है। ठीक है, तो स्कैल्डिंग नहीं करते हैं यहाँ पर, डिहाइडिंग करते हैं, एविसरेशन करते हैं, और कैरेकस स्प्लिटिंग यहाँ पर करते हैं। स्कैल्डिंग इज नॉट डन इन बुफेलो। क्लियर? हाँ जी, पिग और पोल्ट्री में एग्जैक्टली जहां पर हमको स्किन को नहीं निकालना होता है, बेसिकली ऊपर की जो स्किन की लेयर है उसको नहीं बाहर निकालना होता है, वहां पर स्कैल्डिंग करते हैं। यहाँ पर तो पूरी की पूरी ऊपर की चमड़े को ही बाहर निकाल दिया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है।
व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ड्रेसिंग स्टेप्स इन कैटल आफ्टर ब्लीडिंग? कैटल को आपने काट दिया है, ब्लीडिंग हो चुकी है, अब इसके आपको स्टेप्स बताने हैं, कौन कौन से स्टेप्स होंगे। स्प्लिटिंग करोगे, चिलिंग करोगे, डिहाइडिंग करोगे, एविसरेशन करोगे। एविसरेशन करोगे, डिहाइडिंग करोगे, वॉशिंग करोगे, स्प्लिटिंग करोगे। डिहाइडिंग करोगे, एविसरेशन करोगे, स्प्लिटिंग करोगे, वॉशिंग करोगे, या वॉशिंग, डिहाइडिंग, एविसरेशन, स्प्लिटिंग? बताइए। बिल्कुल सही है भाई। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। डिहाइडिंग किया आपने, उसकी चमड़ी बाहर निकाली। एविसरेशन यानी इंटरनल ऑर्गन को आपने बाहर निकाल दिया। स्प्लिटिंग यानी आपने बीच से काट दिया। अब वॉशिंग करा दिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बी क्यों नहीं होगा? एविसरेशन से पहले डिहाइडिंग कराई जाती है, डिहाइडिंग के बाद एविसरेशन होता है। डिहाइडिंग बाद में नहीं करा सकते हो आप। ठीक है। डी, वॉशिंग, डिहाइडिंग, एविसरेशन, स्प्लिटिंग। नहीं, ये जो फाइनल वॉशिंग होती है वो बाद में होती है। ठीक है, वॉशिंग लास्ट में होती है ना। अगला क्वेश्चन है। अब आप खुद सोचो, पहले उसको धुल के फिर चमड़ा थोड़ी निकालोगे, पहले तो उसका चमड़ा निकाल लोगे ना। क्लियर? इन शीप कोट ड्रेसिंग व्हाट इज द टेक्निक कॉल्ड वेयर द स्किन इज पुल्ड ऑफ यूजिंग फिंगर्स एंड थम्स? शीप में और गोट में जनरली आपने देखा भी होगा, डिहाइडिंग का मतलब बॉडी से अलग करना, हेड को नहीं। नहीं 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 नहीं, वो डिकैपिटेशन है जिसमें हेड को बॉडी से अलग किया जाता है। डिहाइडिंग मतलब चमड़े को बाहर निकालना, ये जो किया जा रहा है। क्लियर? प्लकिंग, स्क्रैपिंग, फ्लैंकिंग, फिस्टिंग, क्या कहते हैं बताइए? पहले वॉशिंग होती है और लास्ट में भी वॉशिंग होती है। हाँ, बट ये फाइनल वॉशिंग की बात हो रही थी यहाँ पर। हम फाइनल वॉशिंग को रखे हुए थे। नॉर्मल वॉशिंग तो पहले करेंगे ही, बट डिहाइडिंग के पहले जनरली वॉशिंग करके करेंगे क्या वो? चमड़े को तो बाहर निकालना ही है, चमड़ा तो जाके बाद में धुलना ही है। चमड़े को बाहर निकालते वक्त भले वॉशिंग कर सकते हैं, ताकि अंदर का जो आपका ऑर्गन है उसके अंदर गंदगी ना चली जाए। हाँ जी, इसको हम लोग फिस्टिंग बोलते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है गोट से जब निकाला जाता है चमड़े को, तो वहां पर आपने देखा होगा हाथों से मैनुअली निकाला जाता है, जिन लोगों ने देखा होगा कटते हुए गोट को। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द पोल्ट्री इज स्पेसिफिकली टारगेट फॉर द ऑयल ग्लैंड रिमूवल? ऑयल ग्लैंड को रिमूव करने के लिए कौन से पार्ट को यहाँ पर टारगेट करते हैं? फर्स्ट वन इज हॉक जॉइंट, लेग, डॉर्सल टेल एंड, या फिर नेक स्लिट। ऑयल ग्लैंड को सेपरेट आउट करना है तो कौन से पार्ट को यहाँ पर हम लोग कट करेंगे? हाँ जी, आसान सा क्वेश्चन है। याद रखना कि ये ऑयल ग्लैंड होती कहाँ पर है, टेल एंड पर होती है, बताया गया था आपको। तो टेल एंड से इसको निकाल देते हैं। इसका एक अजीब सा ओडर आता है, जिसकी वजह से इसको निकालना बेहद ही आवश्यक है किसी भी पोल्ट्री के अंदर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेंटिंग? वेंटिंग का फंक्शन क्या होता है पोल्ट्री की ड्रेसिंग के दौरान? ठीक है। स्लोविंग बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना। रिमूविंग हेड एंड लेग्स। प्रेसिंग द एब्डोमेन टू रिमूव फीकल मैटर। क्लीनिंग द ऑयल ग्लैंड। बताइए। 38 का सी आ रहा है ज्यादातर लोगों का। वेंटिंग के बारे में पूछ रहा है। हाँ जी, वेंटिंग बिल्कुल सही है। प्रेस कर दिया जाता है एब्डोमेन को, जिससे कि फीकल मैटर निकल जाए, और ये काम किया जाता है पोल्ट्रीज वगैरह में। ठीक है, पोल्ट्री में ये काम किया जाता है। क्लियर? जी जी। स्कैल्डिंग टेम्परेचर फॉर द पिग्स ड्यूरिंग ड्रेसिंग टिपिकली लाइज इन व्हाट रेंज? पिग की स्कैल्डिंग करना है, पिग की स्कैल्डिंग करना है तो कितना टेम्परेचर पर आप वाटर को डिप करोगे, वाटर में उसको डिप करोगे? 62 से 64, 45 से 50, 70 टू 72, 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है यहाँ पर। बढ़िया, वेरी गुड। 62 से लेकर के 64 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर हम लोग स्कैल्डिंग में वाटर के टेम्परेचर को रखते हैं। क्लियर? कई बार पूछा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच यूनिक स्टेप इन पिग ड्रेसिंग डिफर्स फ्रॉम अदर मैमल्स लाइक कैटल्स एंड गोट्स? कौन सा ऐसा यूनिक स्टेप है पिग के ड्रेसिंग में जो कि डिफर करता है बाकी के मैमल से, कैटल या गोट से अगर आप कंपेयर करोगे तो? एविसरेशन, स्किन रिमूवल, कैरेकस वॉशिंग, स्कैल्डिंग एंड डिहेयरिंग। ऐसे क्वेश्चंस देखो आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल सही है। स्कैल्डिंग और डिहेयरिंग हम लोग करते हैं किसके किसके बेसिकली स्टेप में? पिग के स्टेप में, क्योंकि पिग में हम लोग जो स्किन होती है ना उसको नहीं निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ हेयर को रिमूव करते हैं। स्किन कंज्यूम करी जाती है पिग के केस में, पॉर्क के केस में। क्लियर? जैसे आप देखे थे वहां पोल्ट्री के केस में। ड्यूरिंग पोल्ट्री ड्रेसिंग व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंजिंग? अभी आपने पूछा था ना कि जो आग जला करके हेयर्स को जलाया करते हैं, वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो देखो, उसको सिंजिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग पोल्ट्री ड्रेसिंग व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंजिंग? सिंजिंग का सिग्निफिकेंस क्या होता है? कॉगुलेट ब्लड ऑन कैरेकस, रिमूव सरफेस फैट, एलिमिनेट फाइलोप्ल्यूम्स एंड माइक्रोब्स, ड्राई द कैरेकस। कैटल में स्किन को निकालते हैं। बिल्कुल सही है भाई। फाइलोप्ल्यूम्स को रिमूव करते हैं यहाँ पर। फाइलोप्ल्यूम्स का मतलब होता है छोटे छोटे हेयर्स, टाइनी हेयर। क्लियर? जो बहुत ही छोटे हेयर्स होते हैं, जो कि नेकेड आइज से दिखते नहीं है जनरली, जिनको हम उखाड़ सकें, तो उनको यहाँ पर जला दिया जाता है। क्लियर? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द टर्म एडिबल पोल्ट्री इंटरनल ऑर्गन कलेक्टिवली नोन एज जिबलेट्स?
जिबलेट्स में हम लोग कौन कौन से ऑर्गन्स को रखते हैं? लीवर, हार्ट, गिजार्ड, लीवर, लंग्स, ट्रैकिया, किडनी, गिजार्ड, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, लंग्स और हार्ट, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही है, लीवर, हार्ट एंड गिजार्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, लीवर, हार्ट एंड गिजार्ड का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और इसको खाया जाता है, ठीक है। इसको कलेक्टिवली बोला जाता है जिबलेट। अगला क्वेश्चन है, इन पिग ड्रेसिंग व्हाई इज द स्किन नॉट रिमूव्ड लाइक इन कैटल और गोट? पिग की ड्रेसिंग में हम स्किन को रिमूव क्यों नहीं करते हैं जैसे कि कैटल और गोट में करते हैं? स्किन इज टू हार्ड, स्किन इज टॉक्सिक, स्किन इज कंज्यूम्ड विद द मीट, पिग स्किन हैज नो इकोनॉमिक वैल्यू, बताओ। बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्किन इज कंज्यूम्ड विद द मीट। स्किन को खाते हैं वहां पर, पिग में स्किन को खाते हैं। सर क्वालिटी घटाने का क्यों नहीं है लाइव में? भाई मुझे नहीं पता इसका क्या सीन रहता है लाइव का। हाँ जी, यूनिट टेस्ट में भी है, इंपॉर्टेंट है तो यूनिट टेस्ट में भी डाला जाएगा भाई, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको यूनिट टेस्ट में डाला जाएगा। व्हाट डज एविसरेशन रेफर्स टू द एनिमल ड्रेसिंग? ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। एविसरेशन का मतलब क्या होता है? रिमूविंग लिप्स, रिमूविंग लिम्स, कटिंग द स्किन, रिमूविंग इंटरनल ऑर्गन्स, स्प्लिटिंग द कैरेकल्स। सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप पीवाईक्यू में जाकर के देखोगे जहां पर ये सिलेबस रहता है आपका एनिमल प्रोडक्ट वगैरह, वहां पर ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एविसरेशन पूछा जाता है, ड्रेसिंग पूछा जाता है, नॉबिंग उनका फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है। नॉबिंग तो मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम में पूछ लेगा। नॉबिंग अभी आगे लेकर के आते हैं उस क्वेश्चन को भी। हाँ जी, बिल्कुल सही है, रिमूविंग द इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर निकालना, इसको हम लोग बोलते हैं एविसरेशन। क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल सही है। अगला स्टेप है अच्छा देखो, कुछ कुछ शब्द है ना, उनमें कंफ्यूज मत हो जाना। एक शब्द है एक्सैंग्युनेशन। एक्सैंग्युनेशन में ब्लीडिंग बाहर करा रहे हैं, मतलब पूरा ब्लड बाहर निकाल रहे हैं। एविसरेशन में पूरी की पूरी जो अंदर की ऑर्गन्स हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोल्ट्री ड्रेसिंग स्टेप्स? इसका ऑर्डर बताना है आपको। पोल्ट्री के ड्रेसिंग का स्टेप का आपको ऑर्डर बताना है। स्कैल्डिंग करोगे, फिर वेंटिंग करोगे, फिर पिकिंग, फिर एविसरेशन। स्कैल्डिंग, फिर पिकिंग, फिर एविसरेशन, फिर चिलिंग। पिकिंग, स्कैल्डिंग, चिलिंग, वॉशिंग। वॉशिंग, चिलिंग, स्कैल्डिंग, एविसरेशन, बताओ करेक्ट ऑर्डर क्या है? ठीक है, तो पहले तो उसको लेकर के, हाँ हाँ, फिश से रिलेटेड। पहले तो उसको लेकर के क्या करोगे भाई, किसी भी मुर्गी को पकड़ोगे, काटोगे तो उसको क्या करोगे, डिप कर दोगे गर्म पानी में, तो स्कैल्डिंग ढूंढ लो। स्कैल्डिंग दो जगह दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कराओगे, यहाँ पर कह रहा है कि वेंटिंग करा करके फिर पिकिंग कराएंगे, फिर एविसरेशन कराएंगे। और यहाँ पर क्या करा है कि पहले पिकिंग कराएंगे, फिर एविसरेशन करा करके फिर चिलिंग करा देंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्कैल्डिंग, पिकिंग, एविसरेशन और यहाँ पर चिलिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिंजिंग इन पोल्ट्री ड्रेसिंग? सिंजिंग का फंक्शन क्या होता है पोल्ट्री की ड्रेसिंग के दौरान? स्कैल्ड्स द स्किन, लूजन द फेदर्स, बर्न फाइलोप्लूम्स एंड किल द माइक्रोब्स, प्रिवेंट द वाटर लॉस। आई थिंक ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। हाँ जी, तो इसको तो आप लोग करेक्ट मार्क कर ही दोगे क्योंकि ये आपका रिपीट कर दिया गया है। फाइलोप्लूम्स को यहाँ पर जलाया जाता है सिंजिंग के दौरान। विच पार्ट इज यूजुअली नॉट रिमूव्ड ड्यूरिंग द एविसरेशन ऑफ पिग्स? जब आप पिग्स को एविसरेशन कराते हो तो कौन से पार्ट को रिमूव नहीं करते हो? लीवर, इंटेस्टाइन, किडनी या फिर हार्ट? और क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? हम्म, जो चीज़ रिमूव नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो, इसका क्या रीज़न होता है? आंसर सही है आपका, वाई? बिकॉज किडनी इज़ वेरी हार्ड टू रिमूव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निकालना मुश्किल होता है, बिल्कुल सही है। इट इज़ वेरी हार्ड टू रिमूव, वेरी हार्ड टू रिमूव। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर डिकैपिटेशन ड्यूरिंग द ड्रेसिंग ऑफ एनिमल्स लाइक शीप एंड गोट? शीप और गोट को हम डिकैपिटेट क्यों करते हैं? बिल्कुल सही है भाई, आप सभी का आंसर। ठीक है, हाँ जी, टाइटली बाइंड होती है। प्राइमरी रीजन क्या है डिकैपिटेशन का? ड्रेसिंग ऑफ एनिमल जब करते हैं हम, शीप और गोट का जब ड्रेसिंग करते हैं तो उसका प्राइमरी रीजन क्या है? टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल कंटामिनेशन, टू रिड्यूस द मीट वेट, टू फैसिलिटेट द इजियर रिमूवल ऑफ स्किन एंड विसरा, टू इंप्रूव द मीट टेंडरनेस। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, टू फैसिलिटेट द इजियर रिमूवल ऑफ स्किन एंड विसरा। स्किन और विसरा की इजियर रिमूवल के लिए यहाँ पर इसको काम किया जाता है। क्या काम किया जाता है भाई? डिकैपिटेशन कर दिया जाता है ताकि अंदर के ऑर्गन्स भी निकाले जा सकें आसानी से और स्किन को भी निकाला जा सके। इन द ड्रेसिंग ऑफ शीप एंड गोट्स एट विच एनाटॉमिकल लोकेशन इज डिकैपिटेशन परफॉर्म्ड? कौन से लोकेशन पर डिकैपिटेशन परफॉर्म किया जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ रखा है तो आप कर लोगे, लेकिन अचानक से अगर किसी के सामने डिकैपिटेशन शब्द आ गया तो उसको पता नहीं रहेगा कि किस लिए किया जाता है। बेस ऑफ द स्कल, बिटवीन शोल्डर एंड ब्लेड्स, नी जॉइंट, मिड एब्डोमेन, बताइए। 49 का क्या हो जाएगा भाई? 49 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेस ऑफ द स्कल। स्कल का जो बेस होता है यहीं से इसको कट कर दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डीकैपिटेशन, मतलब सर को धड़ से अलग करना। क्लियर? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, टेंडरनेस ऑफ द मीट मेनली डिपेंड्स ऑन? जो मीट की टेंडरनेस होती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू,
थिकनेस ऑफ द मसल फाइबर, फैट परसेंटेज ओनली, एज ऑफ द एनिमल। अब आपको बताना है कि कितने आंसर इनमें से सही हैं, ए एंड बी, ए बी डी, बी सी डी, ए सी डी। बताइए। मल्टीपल आंसर करेक्ट, जो कि आपके ट्रेंडिंग चल रहे हैं इस समय। इस समय आपके जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें ट्रेंडिंग चल रहा है। इसका करेक्ट आंसर बताइए भाई। बताइए भाई 50 का क्या होगा। बी आ रहा है लोगों का आंसर, बी आ रहा है, बी आ रहा है। चलो बी देखते हैं क्या है। बी कह रहा है कि ए बी एंड डी क्या है। टेंडरनेस ऑफ द मीट किस पे डिपेंड करता है। ए क्या है भाई, अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, हाँ जी डिपेंड करता है। थिकनेस ऑफ द मसल फाइबर, हाँ जी डिपेंड करता है। फैट परसेंटेज ओनली, सिर्फ और सिर्फ फैट परसेंटेज पर नहीं डिपेंड करता है। एज ऑफ द एनिमल, हाँ जी इस पर भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए बी एंड डी। अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम प्लेज अ मेजर रोल इन नेचुरल टेंडराइजेशन। अगेन एंड अगेन आपके एग्जाम्स में रिपीटेबल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये वाला। कैल्पेन्स, कैथेप्सिन, अमाइलेज या फिर लाइपेज। अब इसमें बताना है कितने सही हैं, कितने सही हैं। ए बी डी, बी सी डी, ए सी डी। ऑफल्स एंड जिबलेट्स, जिबलेट्स जो खाने योग्य होते हैं, जैसे आपका लीवर, हार्ट और गिजार्ड हो गया। ऑफल्स मतलब जो बिन में जाएंगे, डस्टबिन में जाएंगे, जो नहीं खा सकते हैं वो सब डस्टबिन में जाएगा। ऑफल्स को खाया नहीं जाता है, ठीक है। ह्यूमन के द्वारा नहीं खाया जाता है, वो बाकी जानवर वगैरह खा सकते हैं। हाँ जी बहुत बढ़िया। ए एंड बी ओनली बिल्कुल सही है। कैल्पेन्स एंड कैथेप्सिन्स आर द नेचुरल टेंडराइजर्स, ये नेचुरल एंजाइम्स होते हैं जो कि टेंडराइजेशन को परफॉर्म करते हैं, नेचुरल टेंडराइजेशन को परफॉर्म करते हैं, हाँ जी। टेंडर स्ट्रेच मेथड हेल्प्स टेंडरनेस बाय, टेंडर स्ट्रेच मेथड का जो इस्तेमाल करते हैं वो कैसे टेंडरनेस को इंप्रूव करता है। सस्पेंडिंग कैरेकस बाई आइच बोन, प्रिवेंटिंग मसल शॉर्टनिंग, इंक्रीजिंग कोलेजन कंटेंट, कीपिंग मसल्स रिलैक्स्ड। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताना है कि कितने सही हैं। जिबलेट्स में नेक इंक्लूडेड है या नहीं। जिबलेट इंटरनल ऑर्गन होते हैं भाई साहब, ठीक है। नेक तो बाहर का ऑर्गन है ना, नेक तो बाहर का ऑर्गन है ना। जिबलेट में इंटरनल ऑर्गन्स की बातें होती हैं। जिबलेट और ऑफल दोनों इंटरनल ऑर्गन है, तो नेक के ऊपर से ही तो काटा जाता है ना मुर्गी को, तो नेक उसमें है, इंक्लूडेड रहता है, देखा होगा आपने। बी आ रहा है मैक्सिमम लोगों का आंसर, बी देखते हैं। ए बी एंड डी। ए क्या है, सस्पेंडिंग द कैरेकस बाई एज बोन, बिल्कुल सही है भाई। और प्रिवेंटिंग दी मसल शॉर्टनिंग, बिल्कुल सही है भाई। इंक्रीजिंग दी कोलेजन, कोलेजन कैसे बढ़ जाएगा। कीपिंग दी मसल रिलैक्स्ड, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए बी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। बढ़िया, बिल्कुल सही है भाई। डी भी होगा, डी भी होगा। रिलैक्स करके रखा जाता है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब छोटा होना होता है, और अगर आप उसको खींच करके रखोगे तो वो रिलैक्स्ड रहेगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है छोटा होना, हमेशा याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मैकेनिकल टेंडराइजेशन मेथड इंक्लूड ब्लेड नीडल टेंडराइजेशन, टम्बलिंग एंड मसाजिंग, ग्राइंडिंग एंड क्यूबिंग, हीट स्टरलाइजेशन। कितने सही है बता दो। इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आजकल आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सर ये समझाइए ये वाला। डी भी सही है। आइस बोन से शॉर्टनिंग होती है, आइस बोन से, आइस बोन के सहारे उसको लटकाया जाता है ऊपर की तरफ, शॉर्टनिंग नहीं होती है, उसको खींचना होता है ना। भाई देखो, ग्रेविटी है, ग्रेविटी उसको खींच रही है ऑलरेडी, आपने आइस बोन के सहारे उसको गिरा दिया है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है मसल का छोटा होना, उसको कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकना है आपको। कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो टेंडर नहीं रहेगा, वो टफ हो जाएगा, समझ गए ना। रिलैक्स रखना होता है आपको। जी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ब्लेड और निडल का भी यूज करते हो, टम्बलिंग और मैसेजिंग का भी इस्तेमाल करते हो, ग्राइंडिंग भी कर देते हो, क्यूबिंग भी कर देते हो, लेकिन हीट स्टरलाइजेशन का मैकेनिकल टेंडराइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ए बी सी कहाँ पर है, ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम्स यूज्ड फॉर टेंडराइजेशन इंक्लूड पेपेन, ब्रोमेलिन, फाइसिन, लैक्टेज। ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी। बताइए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, पेपेन सही है, ब्रोमेलिन सही है, फाइसिन सही है, ठीक है। लैक्टेज नहीं होगा, तो एबीसी कहाँ पर दिख रहा है, एबीसी यहाँ पर दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पेपेन को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, रॉ पपाया, याद रखना ये सारी चीज़ें पूछा जाता है भाई। ब्रोमेलिन को ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, पाइनएप्पल से करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है आपसे एग्जाम के अंदर, फाइसिन को फिक्स से ऑब्टेन करते हैं। चलिए, लैक्टेज का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। लैक्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये आपके जो दूध का लैक्टोज का पोर्शन होता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है ना। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ने का काम करता है, आपके पेट में पाया जाता है। जिसके अंदर कमी होती है उसको क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है। 52। अभी अभी ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, मैं लास्ट में देखो इसको दोबारा से ले लूंगा। अभी हम लोग 70 तक पहुंचते हैं पहले, ठीक है।
चलो, ड्यूरिंग कुकिंग विच चेंजेस अफेक्ट टेंडरनेस, कौन सा चेंज ऐसा है जो कि टेंडरनेस को अफेक्ट करता है कुकिंग के दौरान? कोलेजन कन्वर्ट्स टू जिलेटिन इंक्रीजेस टेंडरनेस, अगर कोलेजन जिलेटिन में कन्वर्ट हो गया तो टेंडरनेस बढ़ेगा। मायोफाइब्रिलर प्रोटीन कोगुलेट होगा तो टफन होगा, मतलब टेंडरनेस कम होगा। हीट हाई मॉइस्ट हीट इंप्रूव्स टेंडरनेस, अगर आप मॉइस्ट हीट को दोगे तो टेंडरनेस बढ़ेगा। ड्राई हीट ऑलवेज मेक्स मीट टेंडर, अगर आप ड्राई हीटिंग दोगे तो मीट टेंडर होगा। अब बताइए यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? टेंडरनेस को इफेक्ट करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपसे बताई गई हैं। ए आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है। ए और बी में कंफ्यूजन है, ए और बी में कंफ्यूजन देखने को मिल रही है, चलो देख लेते हैं। ए क्या है? ए एंड बी ओनली। कोलेजन कन्वर्ट्स टू जिलेटिन इंक्रीज द टेंडरनेस, बिल्कुल सही है भाई। मायोफाइब्रिलर प्रोटीन कोगुलेट करता है तो टेंडरनेस कम होता है, मतलब मीट टफ हो जाता है, ये भी सही है। हाई मॉइस्ट हीट इंप्रूव द टेंडरनेस, ये भी तो ठीक है, गलत क्या है इसमें? मॉइस्ट हीटिंग दे रहे हो ना आप। ड्राई हीटिंग ऑलवेज मेक द मीट टेंडर, बिल्कुल नहीं, ड्राई हीटिंग दोगे तो टेंडरनेस नहीं होगा। अगर आप मॉइस्ट हीट दोगे तो टेंडरनेस होगा। एबीसी कहां पर दिख रहा है? एबीसी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए वाले जितने लोग बोले थे आप सी को नहीं देखे थे, मॉइस्ट हीट दे रहे हो आप, मॉइस्ट हीटिंग कर रहे हो ना, तो मॉइस्ट हीटिंग में टेंडरनेस बढ़ेगा, सॉफ्टनेस बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ क्योरिंग इंक्लूड, क्योरिंग की जो एडवांटेज होती हैं वो क्या हो सकती हैं? प्रिवेंट द बैक्टीरियल ग्रोथ, इंप्रूव द सॉल्टी एंड क्योर्ड फ्लेवर, इंक्रीजेस शेल्फ लाइफ, मेक्स द मीट कंप्लीटली स्टेराइल। ऑप्शंस आर ए एंड बी ओनली, ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी। बी ऑप्शन एक्सप्लेन। अब आगे निकल जाता हूं तो आप लोग बोलते हो बी ऑप्शन एक्सप्लेन करना है। बी ऑप्शन क्या था? अच्छा, मायोफाइब्रिल, दो दो टाइप की प्रोटीन बताया था मैंने। जो कोलेजन होती है, जब वहां पर गर्म करोगे तो वो जिलेटिन का फॉर्मेशन करती है, जिससे कि मीट जो होगा वो सॉफ्टर होता है। मायोफाइब्रिलर प्रोटीन में जब कोई भी हीटिंग पड़ती है तो वो टफ होने लगता है, वो टफ होने लगता है क्योंकि वहां पर होता है कोगुलेशन, वहां पर जिलेटिन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो कोगुलेशन होगा तो जाहिर सी बात है टफनेस बढ़ने लगेगी। क्लियर हुआ? और ये चीज़ क्लास के अंदर पढ़ाया गया है, क्लास के अंदर ये सारी चीज़ों को कवर किया गया है। 56 का क्या बता रहे हो आप लोग? बी। बी क्या है भाई? ए बी सी। प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ सही है, क्योरिंग में बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। इंप्रूव सॉल्टी एंड क्योर्ड फ्लेवर सही है भाई। इंक्रीज शेल्फ लाइफ बिल्कुल सही है। मीट मीट को कंप्लीटली स्टेराइल नहीं बनाता है। कंप्लीटली स्टेराइल नहीं बनाता है क्योरिंग में, कंप्लीटली स्टेराइल नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम नाइट्रेट नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट इन क्योरिंग हेल्प्स इन पिंक कलर डेवलपमेंट, प्रिवेंटिंग क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, प्रिवेंटिंग रैंसिडिटी, इंक्रीजेस द विटामिन सी इन मीट। ऑप्शंस आर ए बी ओनली, ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी। बताइए सोडियम नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट का काम क्या होता है? हाँ जी, तो यहाँ पर आपका एबीसी हो जाएगा, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। पिंक कलर का डेवलपमेंट करता है नाइट्रोसो मायोग्लोबिन, प्रिवेंटिंग क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। भाई ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे पीवाईक्यू के अंदर कि क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम को आपको प्रिवेंट करना है तो किसका यूज करोगे? नाइट्रेट और नाइट्राइट का इस्तेमाल करोगे आप। ठीक है, प्रिवेंट रेंसिडिटी, हाँ जी रेंसिडिटी को भी प्रिवेंट करता है। विटामिन सी का कंटेंट ये नहीं बढ़ाता है, वो बढ़ाता है आपका सोडियम सोडियम एस्कॉर्बेट नाम था ना, सोडियम एस्कॉर्बेट, अगर उसका इस्तेमाल करोगे तो विटामिन सी का कंटेंट बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी दैट इज एबीसी एंड विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ पिंक कलर इन क्योर्ड मीट इन्वॉल्व्स, पिंक कलर का डेवलपमेंट क्योर्ड मीट में जब होता है तो कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी? नाइट्राइट कन्वर्ट होगा नाइट्रिक ऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड बाइंड करेगा मायोग्लोबिन से, हीटिंग होगी तो नाइट्रिक ऑक्साइड मायोग्लोबिन बनेगा और उससे नाइट्रोसिल हीमोक्रोमोजन का फॉर्मेशन होगा, और जब शुगर रिएक्ट करेगी कोलेजन से तो ये प्रोसेस होगी। बताओ 58 का क्या बता रहे हो आप लोग? सी बता रहे हो। हाँ जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी दैट इज ए बी सी। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ये वाला गलत है भाई, शुगर का कोई लेना देना नहीं है। और ये पूरी की पूरी स्टेप आपको बता दी गई है, पूरी की पूरी स्टेप आपको बता दी गई है, देखो समझो। नाइट्राइट आएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड में। क्लियर? नाइट्रिक ऑक्साइड फिर यहाँ पर बाइंड करेगा मायोग्लोबिन से, नाइट्रिक ऑक्साइड मायोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा, फिर उससे यहाँ पर नाइट्रोसिल हीमोक्रोमोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा और वही पिंक कलर को डेवलप कराने का काम करता है। क्लियर हुआ? Advantage of smoking in meat is adds flavor and aroma, reduces surface microbes, reduces surface moisture, increases oxidation of fat। बताइए क्या एडवांटेज होता है स्मोकिंग ऑफ मीट का? देखो क्वेश्चन आपको देखने में भले आसान लग रहे होंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस में तीन चार क्वेश्चंस छिपे हुए हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो, और इन क्वेश्चंस को करने का बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको। क्लियर? एक ही क्वेश्चन में आपको तीन चार क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर।
जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लेवर को ऐड करता है, फ्लेवर को ऐड करने के पीछे कौन सा कंपाउंड होता है, जल्दी से बताओ। रिड्यूसेस द सरफेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम करता है, सरफेस के मॉइस्चर को भी कम करता है, और ऑक्सीडेशन ऑफ फैट को बढ़ाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट को नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। सॉरी। बताओ भाई, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि फ्लेवर का इम्पार्ट करती है, फ्लेवर को डेवलप कराने का काम करती है। फिनॉल करता है, बिल्कुल सही है भाई, और ये भी आपसे पीवाईक्यू के अंदर पूछा गया है। फिनॉल करता है। जी बिल्कुल सही है। टाइप्स ऑफ फिश कट्स इंक्लूड फिलेट, बटरफ्लाई फिलेट, स्टीक, गिजार्ड कट, बताओ। ए बी सी डी, ए सी डी। टाइप्स ऑफ फिश कट। सर ये तो अभी आसान लगता है, ज़्यादा मुश्किल। थोड़े दिन बात करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है, यही होता है ना, अभी आप पढ़ के आए हुए हो, आप अभी सिर्फ 8 लेक्चर पढ़ के आए हुए हो, आप आसानी से कर ले रहे हो। बाद में करते हो तो आपको दिक्कत होती है, मैं इसीलिए कहता हूँ कि इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहा करो, सिर्फ क्वेश्चन को रिवाइज करते रहोगे ना, तब भी आपके बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर होती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भैया आंसर क्या हो जाएगा, बी आप लोग बता रहे हो, बी क्या है, एबीसी, बिल्कुल सही है। गिजार्ड कट कहाँ से आ गया, गिजार्ड होता ही नहीं है फिश में, बाकी सारे कट हैं, बाकी सारे कट हैं। एम्पेडा का फंक्शन क्या होता है, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उसका फंक्शन क्या होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फिश एक्सपोर्टर्स, ट्रेनिंग टू अवेयरनेस, एक्सपोर्ट प्रमोशन, सेटिंग लीगल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। कितने ऑप्शन सही हैं, ए बी, ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी, बताइए। एम्पेडा का फंक्शन, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए बी एंड सी। रजिस्ट्रेशन कराना होता है एक्सपोर्टर्स का, ट्रेनिंग करानी होती है, अवेयरनेस देना होता है, एक्सपोर्ट को प्रमोशन करना होता है, सेटिंग लीगल स्टैंडर्ड, लीगल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर फिश, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सेट करता है लीगल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फिश के लिए। यूनिट रिवाइज करने के बाद करने के बदले लाइव क्लास के क्वेश्चंस को रिवाइज करें। नहीं, आप उसको एक बार पीडीएफ तो पढ़ ही लो, आप भले लेक्चर मत देखो, पीडीएफ तो पढ़ ही लो। ये काम कौन करता है फिश के केस में, फिश के केस में ये काम कौन करता है। बीआईएस करता है, बीआईएस मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये काम बीआईएस करता है, याद रखना, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, शकिंग इज एसोसिएटेड विद, शकिंग जो प्रोसेस है इसका मतलब क्या है, किससे एसोसिएटेड है। रिमूवल ऑफ हेड इन सार्डिन्स, रिमूविंग शेल्स फ्रॉम ऑयस्टर्स एंड मसल्स, कटिंग फिश इनटू स्टिक्स, रिमूविंग स्केल्स। ऑप्शन नंबर ए बी, बी ओनली, बी सी, ए बी सी, बताइए कितने कौन से सही हैं। पीडीएफ कभी कभी ओपन नहीं होते हैं। हाँ, जब भी ये इश्यूज आया करे ना, तुरंत कांटेक्ट कर लिया करो यहाँ पर, ठीक है। कोई जाएगा नहीं, केवल 8 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जैसे इतनी देर तक आपने वेट कर लिया, वैसे थोड़ी देर और वेट कर लो, हम लोग 8 से पहले ही कवर कर लेंगे, 34 अभी हो रहा है। बी आ रहा है आंसर, 62 का क्या आ रहा है, बी आ रहा है आंसर आप लोगों का। बी क्या है, बी ओनली, हाँ जी बिल्कुल सही है, बढ़िया। सिर्फ और सिर्फ ये सही है। ऑयस्टर्स जो होते हैं, उनके ऊपर से शेल्स को हटा दिया जाता है, उसको बोलते हैं शकिंग, तो जो खाने योग्य चीज़ें होती हैं उनको खा लिया जाता है। बहुत पेंडिंग है, टाइम नहीं है, प्रैक्टिस जीके ये सब भी लोड है, तो क्या करें। शॉर्ट नोट्स इसीलिए शुरू से ही बोल रहा था कि बनाते चलो एक शॉर्ट नोट्स, अभी सिर्फ पीडीएफ पढ़ो, फिर अगर बहुत ज़्यादा पेंडिंग है ना तो पीडीएफ पढ़ने पर जोर रखो। बुक है तो बुक से पढ़ो, पीडीएफ है तो पीडीएफ से पढ़ो। अपनी एक शॉर्ट नोट्स जल्दी जल्दी बनाते चलो, अभी भी टाइम है कि नोट्स भी बना लोगे, रिवीजन भी कर लोगे। अभी 1 महीने से ज़्यादा बचा हुआ है आपके पास। स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग क्या होता है, कटिंग द फिश इनटू क्रॉस सेक्शंस, लॉन्गिट्यूडनल कटिंग ऑफ फिश फॉर ड्राइंग और स्मोकिंग, रिमूविंग द फिन्स एंड टेल्स, सेपरेटिंग फिलेट फ्रॉम द बोन। क्या होता है स्प्लिटिंग। 63 का आप लोग बता रहे हो, बी। 63 का बी है, बी ओनली। लॉन्गिट्यूडनल कटिंग, हाँ जी, स्प्लिटिंग को लॉन्गिट्यूडनल कटिंग ही कहते हैं, सीधा सीधा कटिंग कर दिया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल कट लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। ड्रेसिंग ऑफ द फिश इंक्लूड, ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, स्केलिंग, गटिंग, ट्रिमिंग, हेड रिमूवल, बताइए कितने ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। ड्रेसिंग, ड्रेसिंग का मतलब क्या है। बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके, देखो ड्रेसिंग में सारे होते हैं, पता है, ड्रेसिंग मैंने बताया था कि जितने भी आप प्रोसेस को अपना रहे हो, सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। स्केलिंग भी आ जाएगा, गटिंग भी आ जाएगा, ट्रिमिंग भी आ जाएगा, हेड रिमूवल भी आ जाएगा। जितनी चीज़ों को, जितने प्रोसेस को आप अपना रहे हो, सबको कंबाइनली अगर मैं बोलूंगा तो इसको ड्रेसिंग बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताई गई थी, इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। डी एंड सी में कंफ्यूजन है, डी एंड सी में कंफ्यूजन है, डी कह रहा है ए एंड सी, ए बी सी डी नहीं, ए बी सी डी सारे ही होंगे भाई, ड्रेसिंग का मतलब सारा होता है। फिलेट रिफर्स टू, फिलेट का मतलब क्या होता है, बोनलेस फिश, या फिर फिश कट विद बोन्स, टू फिलेट्स ज्वाइंट एट द बेली, बटरफ्लाई, मिंस्ड फिश मीट, क्या होता है बताओ। ड्रेसिंग सबका कंबाइंड टर्म है, अब ऐसे तो एविसरेशन भी अलग टर्म है ना, लेकिन ड्रेसिंग में सारे आ जाएंगे, एविसरेशन भी आ जाएगा, नॉबिंग भी आ जाएगी, सब आ जाएगा, समझ रहे हो।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी कह रहे हो आप, ए एंड सी, टू फिलेट ज्वाइंट बाय द बेली बटरफ्लाई। नहीं, वो बटरफ्लाई अलग चीज है, यहाँ पर सिर्फ फिलेट की बात हो रही है ना, तो फिलेट का मतलब होता है बोनलेस पीस ऑफ फिश ओनली, ऐसी फिश जिसमें कि बोन ना हो, तो बोनलेस फिश ऑफ फिश, बोनलेस फिश इज नोन एज फिलेट्स। क्लियर? ड्रेसिंग ऑफ फिश में हेड रिमूवल कैसे सर? ड्रेसिंग मतलब सब, मतलब आप पकाने से पहले जितनी भी चीजें कर रहे हो ना फिश के साथ, वो ड्रेसिंग में आ जाएगा। समझ रहे हो ना? क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है, स्कैल्डिंग हेल्प्स इन, स्कैल्डिंग किस में हेल्प करता है? लूजनिंग फेदर्स, रिमूविंग द स्किन कंप्लीटली, इंप्रूविंग पिकिंग एफिशिएंसी, और प्रिपेयरिंग द कैरेकस फॉर डीफेदरिंग। बताओ कितने सही हैं इसमें से? फिश का भी एविसरेशन होता है? अच्छा, फिश के अंदर के ऑर्गन्स को बिना निकाले ही खा लेते हैं क्या लोग? वो छोटी फिशेस को खाते हैं, बहुत छोटी छोटी जो होती हैं सुरीमी वगैरह, उनको लोग खा जाते हैं, इसको नहीं खाते हैं। ये जो बड़ी बड़ी फिशेस होती हैं उसमें अंदर का ऑर्गन निकाला जाता है। समझ रहे हो? उनका हार्ट वगैरह ना पूरा निकाल लिया जाता है, सर के पास उनका हार्ट होता है। स्केलिंग मतलब होता है ऊपर की जो लेयर होती है ना, ऊपर का जो एकदम हैवी स्किन होता है ना, टफ स्किन, उसको निकालना, उसको उसको कहते हैं स्केलिंग। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए सी डी, लूजनिंग फेदर्स। हाँ जी, फेदर को लूज करने के लिए काम किया जाता है। रिमूविंग द स्किन कंप्लीटली, उसके लिए भी इसको किया जाता है स्केल्डिंग। नहीं नहीं नहीं, स्किन को क्यों रिमूव करोगे स्केल्डिंग में? ठीक है। इंप्रूविंग द पिकिंग एफिशिएंसी, हाँ जी बिल्कुल सही है। प्रिपेयरिंग द कैरेकस फॉर डीफेदरिंग, सही है। ए सी डी ही तो हुआ ना, हाँ ये नहीं किया जाता है, स्किन का मतलब ही नहीं है स्केलिंग में, स्कैल्डिंग में, अभी पीछे बताया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एविसरेशन इन्वॉल्व्स, एविसरेशन का मतलब क्या होता है? रिमूविंग द इंटरनल ऑर्गन, मस्ट बी डन विद कैरेकस इन वॉर्म, मतलब जब कैरेकस वॉर्म हो तब इसको करना है। सेपरेटिंग द एडिबल जिबलेट्स, रिमूविंग द फेदर्स। एविसरेशन का मतलब क्या है? कितने सही हैं इनमें से? जल्दी से कर लो, इसके बाद 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके बाद जितने लोगों को जाना है आप जा सकते हो फिर, ठीक है? जल्दी से कर लो, और कोई भागेगा नहीं 3 क्वेश्चन तक। 70 नंबर का क्वेश्चन जब आ जाएगा कर लेना, उसके बाद चले जाना, क्योंकि क्वेश्चन अभी जो लग रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ए आ रहा है, सी आ रहा है, ए और सी को देखते हैं। ए है ए एंड बी, और सी है ए बी एंड सी। चलो, रिमूविंग द इंटरनल ऑर्गन बिल्कुल सही है। मस्ट बी डन विद व्हेन द कैरेकस इज वार्म, बिल्कुल सही है। सेपरेटिंग द एडिबल जिबलेट्स, हाँ भाई, सेपरेट नहीं करोगे जिबलेट्स को, अंदर के ऑर्गन्स को निकाल रहे हो तो जिबलेट्स को अलग नहीं करोगे? करोगे ना? फेदर को तो रिमूव करते नहीं हो एविसरेशन में, तो ए बी सी तीनों हो जाएगा ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी तीनों हो जाएगा। एडिबल जिबलेट्स में क्या क्या आता है? लीवर, हार्ट, गिजार्ड, लंग्स, बता दो कितने आते हैं? ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी, बताओ भाई कितने आते हैं? 68 का क्या होगा? बी होगा, बी होगा, बी होगा। सभी लोग बी बता रहे हो। बी क्या है? ए बी सी, ए बी सी, हाँ जी बिल्कुल सही है। लीवर, हार्ट, गिजार्ड आता है, लंग्स कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, लंग्स नहीं होता है गिजार्ड के अंदर, सॉरी जिबलेट्स के अंदर लंग्स नहीं होते हैं, हाँ हाँ। अगला क्वेश्चन है, नॉबिंग फिश, नॉबिंग इन फिश प्रोसेसिंग रिफर्स टू, नॉबिंग का मतलब क्या होता है फिश की प्रोसेसिंग में? ऑप्शंस आर रिमूवल ऑफ स्केल्स, रिमूवल ऑफ हेड एंड गट, रिमूवल ऑफ टेल एंड फिन्स, कटिंग फिश इनटू स्टिक्स। पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 4 स्टार लगा लेना, नॉबिंग बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पूछेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि पीवाईक्यू से निकालेगा क्वेश्चंस को, ये पीवाईक्यू है। 69 बताइए भाई। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिमूवल ऑफ हेड एंड गट, हेड और गट को रिमूव करना। फिश देखते हो ना, जनरली उसका हेड और अंदर का जो ऑर्गन्स होता है वो नहीं रहता है, उसके बाद उसको पकाया जाता है ना, तो उसी को बोला जाता है नॉबिंग। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, चिलिंग ऑफ द फिश ड्यूरिंग स्टोरेज इज टिपिकली डन एट, कितने डिग्री सेल्सियस पर इसकी चिलिंग करते हैं? 10 to 12 डिग्री सेल्सियस विद नो आइस, 0 to 4 विद फिश आइस रेशियो 1:1, 20 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर, ऑल ऑफ द अबव। घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या, या फिर सीधे सीधे? आएगा घुमा फिरा के, क्योंकि जितने पीसीएस वगैरह के लेटेस्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल करके मल्टीपल आंसर्स करेक्ट वो लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग भी क्या एआई का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं क्या? हम लोग भी जानते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग भी प्रिपेयर करके लाएंगे आपके सामने। बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बात हो रही है चिलिंग की, यहाँ पर फ्रीजिंग की बात नहीं हो रही है। फिश और आइस का रेशियो 1:1 होता है, जितना किलो की फिश है उतना ही किलो आप आइस यहाँ पर डालोगे। दैट वॉज द ऑल क्वेश्चंस फॉर टुडे, बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ मिल करके। ठीक है, जिनको जाना है जा सकते हैं। नॉबिंग का मतलब होता है
फिश का सर का ऊपर का पोर्शन काट दिया, ऊपर के पोर्शन को हटाओगे तो उसी के पोर्शन में आईज वगैरह होती हैं, उसका जो भी चीज़ें होता है, उसका हार्ट वगैरह भी ऊपर के ही पोर्शन में होता है, पता है। फिश का हार्ट नीचे नहीं होता है, फिश का हार्ट ऊपर साइड में ही होता है। और उसके बाद उसके गट वगैरह को, अंदर के ऑर्गन्स जो होते हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसको बाहर निकालने के बाद उसको फिर प्रिपेयर किया जाता है फॉर ईटिंग पर्पस, जो भी उसको गर्म करके या जैसे भी उसको खाना होता है, फ्राई व्राई करके। ग्रेजुएशन से भी ज़्यादा पढ़ा दिया। अच्छा चलिए ठीक है। एआई का बहुत गलत इस्तेमाल। चलिए ठीक है भाई, ठीक है। 69 एक बार बता दीजिए, बता देते हैं, जिनको जाना है आप जा सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जिनको जाना है आप तुरंत जा सकते हो। 69, सॉरी, 69। नॉबिंग, देखो नॉबिंग का मतलब मैंने बताया ना, ये फिश है ना। मेरी आर्ट इतनी ख़राब है, मछली कैसे बनाऊंगा मैं। मछली बनाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ होती है ना मछली। हम्म। इसको क्या किया जाता है पता है। इसको ना यहाँ से काट दिया जाता है, यहाँ से इसको काट दिया गया। अब इसका हेड अलग हो गया, इसके हेड को अलग कर दिया गया। और उसके बाद जो उसका गट होता है ना, गट यानी इंटरनल ऑर्गन्स, इसका जो अंदर का ऑर्गन वगैरह था ना, अंदर के ऑर्गन्स वगैरह जो भी थे, ये सब, ये सब भी बाहर निकाल दिया गया। इसको रिमूव कर दिया जाएगा। किसको, गट मतलब इंटरनल ऑर्गन्स को यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद जो फिश बचेगी ना, उसको बोलते हैं नॉब्ड फिश, ठीक। मॉक एंड मैराथन कब से होगा, मैराथन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वाई मीट इज पुअर सोर्स ऑफ विटामिन ए डी के एज इट इज स्टोर्ड इन द बॉडी। देखो मीट, मीट के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, मीट इज द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द बॉडी। फैट के फॉर्म में स्टोर होगा ना, जहाँ पर एडिपोज टिश्यू वगैरह होगा वहाँ पर स्टोर होगा। तो आप तो मीट की बात कर रहे हो, मीट में मैक्सिमम क्वांटिटी क्या होती है, मैक्सिमम क्वांटिटी वहाँ पर प्रोटीन की होती है। टिश्यूज़ हैं, मसल टिश्यूज़ हैं, इस वजह से वहाँ पर एडी के उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। 40 पे आते हैं हम, ठीक है। मॉक और मैराथन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक मैराथन अभी तक रिकॉर्ड कर चुका हूँ फूड एंड न्यूट्रिशन का। आगे चल के बाकी का भी रिकॉर्ड करूंगा, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया, ये हो गया आपका नॉबिंग। नॉबिंग के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 वाला क्वेश्चन कौन सा है। विच यूनिक स्टेप इन पिग ड्रेसिंग डिफर्स फ्रॉम द अदर मैमल्स लाइक कैटल एंड गोट्स। स्किन रिमूवल, अरे भैया कह रहा है कि कौन सा ऐसा यूनिक स्टेप है पिग की ड्रेसिंग में जो कि एकदम अलग है। स्किन कहाँ रिमूव करते हैं हम पिग में, स्कैल्डिंग करते हैं ना, डिहेयरिंग करते हैं ना। पिग में कभी स्किन नहीं रिमूव करी जाती है, पिग की स्किन कंज्यूम कर ली जाती है, लोग खा जाते हैं पिग की स्किन को। सर फिश के हेड को खाया जाता है, तो इसमें हेड क्यों इंक्लूड हो रहा है नॉबिंग में। फिश के हेड को कब खाते हो, छोटी मछलियां होती हैं तो उसको पूरा का पूरा खाते हो। बड़ी मछलियों में हेड को काट के अलग करते हो, तभी तो उसका हार्ट वगैरह अलग होता है ना। कभी मछली कटते नहीं देखा है आपने। भाई मैं तो खाता भी नहीं हूँ, तब भी मुझे पता है। मछली जब कटती है तो कभी जा करके देखा करो ना, तो उसमें ऊपर का जो हेड का पोर्शन होता है उसको काट करके अलग कर देते हैं, उसको नहीं खाया जाता है, ठीक है। तो फिश के हेड के पोर्शन को नहीं खाया। जिस फिश में हेड के पोर्शन को खाया जाता है उसको नॉब्ड फिश नहीं कहते हैं। वो अलग टाइप की फिश होती है, उसमें उसके आईज वगैरह को निकाल लेते हैं। ऊपर से जो भी उसका वो पोर्शन होता है, क्या कहते हैं, जो भी इंटरनल ऑर्गन होता है उसका पूरा का पूरा निकाल लिया जाता है, तब उसको कंज्यूम करते हैं। नहीं तो इन जनरल, जो आप कैंड फिश कभी देखे हो, कैंड फिश, कैन खोलो तो उसमें जो फिश आती है, उसमें हेड गायब रहता है, हेड नहीं रहता है, समझ रहे हो। नहीं, नॉबिंग हमेशा केवल फिश में होती है, बाकी में तो डीकैपिटेशन कहलाएगा ना। बाकी में डीकैपिटेशन कहलाएगा। अगर कोई इसके क्वेश्चन नहीं किया तो डाउट क्लास और यूनिट से क्वेश्चन इनफ हैं भाई, क्वेश्चन जितना कर सकते हो उतना करो, ठीक है। क्वेश्चन जहां से भी पाते हो जितना कर सको उतना करो। अगर केवल नोट्स जो आपने प्रोवाइड किया है उनको बहुत अच्छे से कर लें तो काम हो जाएगा, नोट्स प्लस क्वेश्चन। रिवीजन कितना भी कर लो, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो काम नहीं हो पाता है भाई। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका पढ़ाया हुआ बहुत याद और समझ रहता है। यूनिट्स के मैराथन आप करा देना, हाँ भाई करा देंगे। लाइव मैराथन जब आएगी तो उसमें हम लोग क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पिंक कलर ऑफ क्योर्ड मीट नाइट्रोसिल मायोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल हो गया नाइट्रोसिल हीमोक्रोमोजन। फाइनल कंपाउंड इज द नाइट्रोसिन हीमोक्रोमोजन, फाइनल कंपाउंड, ठीक है। नाइट्रोसिल हीमोक्रोमोजन इज द फाइनल कंपाउंड, ठीक है, जो कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। मैराथन में यूनिट के रिविजन्स हैं, हाँ पूरी की पूरी यूनिट ही है मैराथन में। यूनिट 3 एंड 4 अनामिका मैम की है, उसका मैराथन कौन लेगा, मैम लेंगी। एज ई टोल्ड एंड रिटन, बट हाउ इज द कोलेजन लीस्ट अबेंडेंट। कोलेजन लीस्ट अबेंडेंट नहीं होता है, नहीं होता है। प्लीज एक्सप्लेन हिस्टामिन एंड एक्सीटोक्सिन। देखो इसको लिखा हुआ है उसमें, आप
टॉक्सिन वाले पे जा करके देखोगे ना, पूरी टेबल बनाया हुआ है मैंने टॉक्सिन का। इसी वजह से माइक्रो में होनी चाहिए, बट मैंने यहाँ पर भी डाल दिया, सिजुआ टॉक्सिन भी डाल दिया वहाँ पर। विच टाइप ऑफ मीट इज यूजुअली लोवेस्ट इन फैट एंड कोलेस्ट्रॉल? रेड मीट, वाइट मीट, सी फूड, प्रोसेस्ड मीट। लोवेस्ट इन फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, फैट भी कम है और कोलेस्ट्रॉल भी कम है। रेड मीट में तो होगा, वाइट में सी फूड हो जाएगा आपका, सी फूड हो जाएगा। मार्केट में तो पूरी वोल फिश रखी दिखती है वैसे, खाए नहीं है पर देखा भी नहीं जाता। हाँ, उसको काट दिया जाता है भाई। 40 क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार और समझा दीजिए प्लीज। 40 पे ही तो है हम लोग ना। यहाँ पर कह रहा है कि सुअर की ड्रेसिंग में कौन सा विशिष्ट चरण अन्य स्तनधारियों जैसे गाय और बकरियों से अलग होता है? तो कौन सा ऐसा स्टेप है जो कि अलग होता है? तो यहाँ पर भाई जो आपका स्कैल्डिंग और डीहेयरिंग वाला स्टेप है, ये अलग होता है। बाकी में आप किसी का बाल उखाड़ने नहीं जानते हो। पोल्ट्री अकेले में बाल उखाड़ते हो, फेदर उखाड़ते हो, बाकी में किसी का बाल नहीं उखाड़ते हो ना, पूरी की पूरी स्किन ही हटा देते हो। लेकिन यहाँ पर स्किन नहीं हटाई जा रही है। कैटल में नहीं, तो यही होगा डिफ्रेंशिएशन। हाँ जी, कैटल में नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। प्लीज एक्सप्लेन अबाउट द पीएससी कंडीशन ऑफ पॉर्क मीट। पीएससी मीन्स लेक्चर भी कंप्लीट नहीं हुआ, आप क्या करूँ? कोई बात नहीं, आप जल्दी जल्दी लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हो। पीडीएफ को देख लीजिए, जो लेक्चर आपको आसान लगा करे उसका पीडीएफ देख करके आगे बढ़ जाया करिए। दोबारा भी वैकेंसी आएगी एमपीएफएसओ की, न्यूज़पेपर में पढ़ा था, ठीक है, लेकिन अभी आप अभी वाले का तैयारी करो ना, बाद वाले की तैयारी क्यों करोगे? पता चला उन्होंने दोबारा वैकेंसी निकाली, अगले साल लास्ट में पेपर होगा तो एक साल वेट करने बैठोगे क्या? अभी तो अपनी पूरी कोशिश करो ना। पीडीएफ पढ़ लिया करो, जब आपके पास टाइम ना रहे तो पीडीएफ पढ़ लिया करो। पार्ट ए में यूनिट 5 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेक्चर आप। पार्ट ए में यूनिट 5, अब देखो, अब पॉसिबल नहीं है, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है। मेरे पास 4 मैराथन सेशन अभी रिकॉर्ड करने हैं और 5 मैराथन सेशन के लाइव लेने हैं। ठीक है, तो मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, तो अभी फिलहाल मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। फूड केमिस्ट्री की मैराथन क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबकी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 64। पेल सॉफ्ट एंड एक्सयूडेटिव। हाँ, तो ये मीट के बारे में बताया जा रहा है ना, उसके पॉर्क के मीट के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि पॉर्क का जो एज होता है, आप उसकी एज देखो कितनी कम होती है, ठीक है। तो उसका जो आपका बहुत ही मीट जो होता है वो बहुत ही सॉफ्टर होता है। कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन इज लीस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन कोलाइन बुक चैप्टर 1 ऑफ द फूड एनिमल प्रोसेसिंग। रिवीजन कर रहा हूँ तो एमसीक्यू लगाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। होगी, जल्दी ही हो जाएगी आपकी क्लासेस, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था भाई? 64। 64। ड्रेसिंग ऑफ द फिश इंक्लूड। फिश की जो ड्रेसिंग करते हैं उसमें हम क्या क्या करते हैं भाई? उसकी स्केलिंग करेंगे, स्केल्स बाहर निकालते हैं, उसको भी ड्रेसिंग में रखा जाएगा। कटिंग मतलब एविसरेशन, अंदर के पोर्शन को बाहर निकालेंगे। ट्रिमिंग मतलब उसके टेल को, उसके फिन को रिमूव करना, ये भी किया जाता है। हेड को भी रिमूव किया जाता है। ड्रेसिंग में सारे के सारे स्टेप्स आ जाते हैं एक साथ। ड्रेसिंग में सारे के सारे स्टेप्स आ जाते हैं एक साथ। पीएससी एंड डीएफडी मीट के बारे में बता दो सर, नोट्स में नहीं है। देखो, जो भी चीज़ें नोट्स में नहीं है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलरेडी एक बात बताऊँ आपको, जितना आना चाहिए ना क्वेश्चन, उससे ज़्यादा डीप में हम लोगों ने जाके पढ़ा है। पढ़ने की कोई लिमिट ही नहीं है ना भाई साहब। भाई देखो, पढ़ाई की और कंटेंट की लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस है। एक एक चीज़ों पर पूरी रिसर्च हो रही है बैठ करके, एक एक चीज़ों पर बुक लिखी हुई है। हम लोग कितना पढ़ेंगे? पढ़ने पे ही आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को हैं। हम लोग करते क्या है कि पीवाईक्यू एनालाइज करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि अगेन एंड अगेन पूछे जा रहे हैं, और ऐसे टॉपिक को जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, उसको ले करके समराइज करके तब कंटेंट बना करके आपको दिया जाता है। तो जितना पढ़ रहे हो ना वो इनफ तो है, इतना मान के चलो कि इनफ तो है, ठीक है। डी क्यों नहीं इन्वॉल्व, डी को क्यों इन्वॉल्व किया है? हेड रिमूवल, तो हेड रिमूवल इन्वॉल्व तो करोगे ना भाई, ड्रेसिंग कर रहे हो ना, ड्रेसिंग में सारा आ जाएगा, सब आ जाएगा, जितनी भी चीजें उसको प्रोसेस करने से पहले कर रहे हो सब आ जाएगा। नोट्स में वाइट मीट भी दिया है, हाँ जी दिया है, पढ़ाया तो गया है आपको। अमंग ऑल टाइप ऑफ मीट विच इज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ड्रेसिंग, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ड्रेसिंग। देखो, जिन चीज़ों में आप स्किन को नहीं निकालते हो, तो वहां पर ड्रेसिंग परसेंटेज आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, मतलब आफ्टर ड्रेसिंग जो भी आपका एडिबल पोर्शन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर? अगर पार्ट ए में कम मार्क्स और पार्ट बी में ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो क्या कंसीडर होगा? दोनों का एक साथ मिला करके मेरिट बनेगी भाई साहब। मेरिट जो बनेगी एक साथ मिला करके बनेगी। ध्रुव सर क्यों नहीं आ रहे हैं लाइव लाइव क्लासेस में? ध्रुव सर अभी नहीं आ पा रहे हैं, उनका कुछ रीजन है, व्यस्तता है, जिसकी वजह से अभी नहीं आ पा रहे हैं। नहीं तो वो ज़रूर करा रहे होते आपको लाइव सेशन। विच टाइप ऑफ मीट इज़ यूजुअली द लोवेस्ट इन फैट एंड कोलेस्ट्रॉल? रेड मीट, वाइट मीट, सी फूड, प्रोसेस्ड मीट, इनमें सब में बोथ नहीं होगा सर, सी फूड होगा ना भाई। फैट और कोलेस्ट्रॉल कम है तो सी फूड्स में दोनों कम है, एसेंशियल फैटी एसिड्स अच्छे हैं वहाँ पर आपके, ठीक है।
प्लीज़ बताइए, रिवीजन और एमसीक्यू की ज़रूरत है इस टाइम, दोनों में एक पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। पहले आप रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो, उसके बाद एमसीक्यूज पर आना, ठीक है? पहले पढ़ तो लो, पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, फिर परेशान हो जाओगे। और क्वेश्चन रटना नहीं है आपको, पहले आप पढ़ाई कर लो, फिर उसको रिलेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अपने कॉमन सेंस से, ठीक है? चलिए, आई थिंक जितने क्वेश्चंस थे आपके हो गए। क्वालिफाइंग मार्क्स 40 से कम आएंगे तो क्या होगा? 40 से कम क्यों आएंगे आपके क्वालिफाइंग मार्क्स? इतने कम क्यों आएंगे भाई? इतना कम क्यों पढ़ोगे? इतना कम क्यों पढ़ोगे? आप पढ़ो ना, कोई एक बुक ले लो, आप अच्छे से पढ़ते रहो पार्टे को। वाइट मीट और सी फूड दोनों दिया है टेबल में, टेबल में दोनों दिया है, तो आप थोड़ा सा ना देखो, यहाँ पे हमको सेंस लगाना पड़ेगा। जो हमारा सी फूड होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, ठीक है? जनरली नहीं होता है, उसके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स होती हैं, गुड फैट्स होते हैं। पार्ट ए के लिए सर ने बुक्स बताई तो थी, ध्रुव सर का एक सेशन पड़ा हुआ होगा, आप यूट्यूब पर जाकर के देखना, उन्होंने सारी किताब बताई हुई है। नेगेटिव बहुत हो जाते हैं, इसके लिए आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अभी 1 महीने बचे हुए हैं, इसमें खूब जम के प्रैक्टिस करिए, नेगेटिव होना बंद हो जाएंगे। 1 मंथ की स्ट्रेटजी बता दें, 1 मंथ की स्ट्रेटजी यही है, आपने जितना भी पढ़ रखा है, मतलब पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस में कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, तो कंप्लीट द सिलेबस, ठीक है? आप पहले सिलेबस को एंड कर दो, यहाँ पर जो भी आपका सिलेबस है उसको आप जल्दी से कंप्लीट कर लो, ठीक है? जो भी लेक्चर्स नहीं देख सकते हो उसके पीडीएफ देख करके आगे बढ़ो, समय कम है। जो भी लेक्चर नहीं देख सकते हो उसके पीडीएफ देख करके आगे बढ़ो, पीडीएफ अच्छे से पढ़ लो, जहां पर ना समझ में आए ना पीडीएफ में, लेक्चर के उस पॉइंट में जाकर के उसको समझ लो, पूरा लेक्चर मत देखो। फास्ट फॉरवर्ड करके लेक्चर देखो, अब मैं बोलूंगा कि भैया कर लो फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि अब टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है? तो पीडीएफ वगैरह देखो, उसको कंप्लीट करो, उसके बाद क्विज प्लस एमसीक्यूज जहां से भी मिल रहे हैं उसको सॉल्व करिए। उसके बाद आपको मॉक जरूर सॉल्व करना है, मॉक इज मस्ट फॉर यू, ठीक है? मॉक इज मस्ट, इसको जरूर से जरूर सॉल्व करना है, मॉक मॉक को जरूर सॉल्व करना है, इतना याद रखना। बस यही स्ट्रेटजी है, ठीक है? यही स्ट्रेटजी है, आप लगातार इसको करिए, आपका हो जाएगा। जिसने अब तक पढ़ाई नहीं करी वो कैसे करें? देखो, कोशिश करो कि जितना पढ़ सको पढ़ लो भाई, अभी भी 1 महीना है, जितना आपसे हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अब पॉसिबल है आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो, देखो भी बनी बनाई बातें करना नहीं पसंद है, ठीक है? तो जो आप कर सकते हो उतना कर लो, जो आप कर सकते हो उतना आप कर लो। अगर आप बुक से पढ़ने में अच्छे हो, आपको लगता है कि हम 1 महीने में किताब खत्म कर देंगे, 2 किताबें हैं, दोनों किताब खत्म कर देंगे, तो किताबें पढ़ डालो, बढ़िया से बैठ करके किताबें छान जाओ, एकदम से बढ़िया से पढ़ डालो, ठीक है? जितना कर सकते हो उतना तो करो, अभी हार नहीं मानना है। एक मैराथन पार्ट ए का भी करवा दीजिए, पार्ट ए का मैराथन पॉसिबल नहीं है, सॉरी, नहीं पॉसिबल है अभी, सर के सेशंस ही नहीं हो पा रहे हैं, हम मैराथन कैसे कराएंगे? लॉ की लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही है पीडीएफ में, लॉ की लैंग्वेज सर ने उसकी क्लास लेकर के समझाया तो है अच्छे से, ठीक है? सारे इंपॉर्टेंट है, जितना सारी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, क्या पता वो सारी यूनिट से 10-10 क्वेश्चन पूछ ले तो हम क्या करेंगे? कोई भी यूनिट छोड़नी नहीं है हमको, यूनिट सारे पढ़ के जाने हैं हमको। पार्ट ए में क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, आई थिंक 40%, ठीक है? सारे इंपॉर्टेंट यूनिट है। और कुछ बताइए भाई, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, नहीं तो फिर सेशन को यहीं पर एंड किया जाए। एंड करें, कोई डाउट नहीं है ना अब? देखो हम लोगों ने काफ़ी फास्ट चले यहाँ पर, जल्दी से कंप्लीट भी कर लिया। मैराथन क्लासेस कब से होंगी? अभी तो रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, अभी रिकॉर्ड हो रही है, उसके बाद वो एडिटिंग पे जाएगी, उसके बाद जाकर के आपके सामने आएगी। क्लासेस तो नहीं हो पा रही हैं सर, इसलिए पीडीएफ का बताइए। देखो, जितने लोगों ने भी क्लासेस करी है या नहीं करी है, मैराथन तो ज़रूर कर लेना। मैं बताऊँ क्यों? मैराथन करने से ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 4-5 घंटे हमने जो पढ़ लिया ना, उसमें सारी चीज़ें मैंने ग्रैस्प कर ली हैं, मैक्सिमम चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि क्वेश्चन में पेपर में आने की संभावनाएं हैं, वो मैंने पढ़ लिया है। तो मैराथन ज़रूर कर लेना। मैराथन में बना ही इसीलिए रहा हूँ ताकि आप लोग उसे अगेन एंड अगेन पढ़ सको, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार करके पढ़ना, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, उसको खूब बार पढ़ लेना। पूरी मैराथन टेबल के फॉर्म में बनाया है, पता है? पूरी मैराथन टेबल के फॉर्म में बनाया है, ऐसे बनाया ही नहीं है जैसे अभी आपको लेक्चर्स लेता हूँ। पूरा टेबल बना दिया है, डेफिनेशन क्या होती है, पर्पस क्या है इसका, एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, ऐसे ही पूरी की पूरी मैराथन बना डाला है, ठीक है? तो उसको ज़रूर कर लेना। कोशिश मैंने ये करी है कि मैराथन भी देख लोगे ना तो बहुत अच्छा कर ले जाओगे, कोशिश मैंने ये करी है, अभी तक तो सिर्फ एक मैराथन रिकॉर्ड किया है, ठीक है? डाउट क्लासेस कब होंगी? डाउट क्लासेस जो भी मेरी यूनिट्स अभी हुई हैं उन सारी डाउट क्लासेस हम लेंगे यहाँ पर। पहली हम लोग ले चुके हैं, दूसरी ले चुके हैं, न्यूट्रिशन हो गया ना हम लोगों का, न्यूट्रिशन हो गया है, आईबीएफएस हो गया है, अब हम लोग इसका ले रहे हैं, एपीपी का, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे माइक्रो पर। मैराथन की पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेगी? जी हाँ मिलेगी, देंगे भाई, क्यों नहीं देंगे, उसको प्रिंट करके पढ़ो जितना पढ़ना है। क्लासेस कर ली है, पढ़ा भी है, पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है।
क्वेश्चन करो, कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन जितना करोगे ना उतना कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलो एंड करते हैं सेशन को। आई थिंक जितना भी आप लोगों को पूछना था आप लोगों ने पूछ भी लिया। अब बाकी जो अगले सेशन के अंदर मिलेंगे, अगला सेशन क्या, अभी 2 ही दिन बाद तो अगला सेशन है। कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे है। आई थिंक सैटरडे को आपका अगला सेशन है एपीपी का, एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग का। आप देख रहे हो कितनी तेजी से हम लोग भी जा रहे हैं, 8 8 क्लास करके जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं। ठीक है भाई, मैराथन क्लास के कहाँ है, वाईटी में या यहाँ पेड कोर्स में होगा? पीडीएफ मिलेगी क्या, कब तक अवेलेबल होगा? दोनों जगह देंगे मैराथन क्लास। यूट्यूब पर भी जाएगी मैराथन क्लास, यूट्यूब पर भी जाएगी भाई पब्लिकली। सर ऑल 10 यूनिट्स की मैराथन होगी, हाँ सारी 10 की 10 यूनिट की मैराथन होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए आपकी यूनिट से, ताकि उसे डिटेल में पढ़ लें। अभी वो मैराथन में कवर होगा, पूरा मैराथन में कवर्ड है, क्योंकि मैं कोई भी एक टॉपिक छोड़ नहीं सकता हूँ ना, क्या पता वहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो मैं क्या करूँ। फुल मॉक पार्ट ए एंड पार्ट बी कहाँ से करें? पार्ट बी का तो हम फुल मॉक आपको दे ही रहे हैं 10 तारीख से, आप यहाँ से करिए। अब पार्ट ए उसमें इंक्लूडेड शायद नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग सिर्फ पार्ट बी आपको दे पाएंगे। ठीक है, चलिए भाई यहीं पर सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे परसों। बस एक दिन वेट करो, अगले दिन फिर मिलते हैं। और पढ़ के आना, पढ़ के आना। क्लास नंबर 9 से लेकर के क्लास नंबर 16 तक पढ़ के आना, ठीक है। यूट्यूब में क्यों जाएगी सर, पेड तो हमने लिया है भाई। मैराथन भी यूट्यूब पे ना डालें क्या, थोड़ा तो भला कर लेने दो ना, थोड़ी तो भलाई कर लेने दो। हम्म, सभी का भला हो जाए। मैराथन डाल रहे हैं पूरी, हम नहीं डाल रहे हैं पूरी क्लासेस, नहीं डाल रहे हैं हम। आपको जो चीज़ दिया है वो बहुत यूनिक चीज़ें हैं, नहीं मिलती हैं किसी को। ठीक है, तो मैराथन तो डालने दो ना, किसी और का भी भला हो जाने दो। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।